नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एचसीएस यानी कि हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी फ्री प्लेलिस्ट बिल्कुल बना दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई। सारे वीडियो फ्री थे, फ्री रहेंगे। क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530 या फिर 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एचसीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम हरियाणा का पूरा सामान्य ज्ञान देखने वाले हैं, जो कि हरियाणा पीसीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते हैं, फंस सकते हैं, तो इसे पूरा देखिएगा अच्छे से। और ये लिस्टिंग के फॉर्मेट में है, मतलब लिस्ट बनाने का तात्पर्य होता है कि हम इसमें टेबुलर फॉर्मेट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। टेबल बनी हुई है, उसमें फैक्चुअल डाटा पूरा भरा हुआ है और इसी को कहा जाता है लिस्टिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें कैबिनेट मंत्रियों से शुरू होता है और ये हिंदी माध्यम वाला है। ऐसा ही आपको इंग्लिश का भी मिलेगा, वो अलग से मिलेगा दूसरा वीडियो, उसके लिए चिंतित मत होइएगा। देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी से शुरू होता है। ये मुख्यमंत्री तो है ही है, उसके अलावा वित्त मंत्री वाला प्रभार भी इन्हीं का है। अभी वित्त मंत्री की हैसियत से इन्होंने बजट भी पेश किया है और नगर देहात योजना वाला जिम्मा भी इन्हीं का है। सामान्य प्रशासन, हाउसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राजभवन के मामले, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई, जल संसाधन योजना, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यानी सीआईडी वाला जो मामला है वो सब। इसके अतिरिक्त पर्सनल एंड ट्रेनिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार वाला माध्यम, मतलब वो वाला पूरा प्रभाग इन्हीं के जिम्मे। जनसंपर्क और भाषाओं वाला पूरा सेक्टर यही संभाल रहे हैं। न्याय प्रशासन, स्थापत्य, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन समेत वे सभी मंत्रालय जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं होते हैं। यहाँ पर ये बड़ी बात है, किसी अन्य मंत्री को अगर आवंटित नहीं है तो उसका जो पूरा प्रभार या उसका जो पूरा चार्ज है वो मुख्यमंत्री के जिम्मे आ जाता है, जो कि इस समय इनके ऊपर दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो अगले यहाँ कैबिनेट मंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं वो दुष्यंत चौटाला जी हैं। ये उप मुख्यमंत्री हैं, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में है वैसे ही वहां भी तो उप मुख्यमंत्री हैं। राजस्व और आपदा प्रबंधन का जो प्रभाग है वो भी इन्हीं के जिम्मे है। इसके अतिरिक्त यहाँ आपदा प्रबंधन आपने देखा, आबकारी और कर वाला जो मामला है वो भी यही संभाल रहे हैं। ठीक, विकास और पंचायतें, उद्योग और वाणिज्य, सार्वजनिक निर्माण, खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, श्रम और रोजगार। इसके अलावा नागर विमानन वाला पूरा सेक्टर इन्हीं के जिम्मे है, मतलब दुष्यंत चौटाला जी के जिम्मे। पुनर्वास और समेकन का मामला भी यही देख रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, अनिल विज का नाम आता है, तो ये गृह, शहरी स्थानीय निकाय, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ध्यान से देखिएगा, महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट इनके पास है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, शोध, आयुष, तकनीकी शिक्षा, विज्ञान, इसके अतिरिक्त तकनीकी, ये सब अनिल विज जी के जिम्मे है। इसके बाद कंवरपाल गुर्जर जी का नाम आता है, तो इनके जिम्मे शिक्षा मंत्रालय है पूरा, वन वाला है, पर्यटन मंत्रालय है, संसदीय कार्य मंत्रालय है, अतिथि सत्कार का जो मामला है वो भी इन्हीं के जिम्मे है, कला और संस्कृति मामले यह भी इन्हीं के हिस्से में आते हैं। इसके बाद रणजीत सिंह चौटाला जी हैं, तो ये ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और जेल वाला जो पूरा प्रभाग है उसे देख रहे हैं। जयप्रकाश दलाल, तो कृषि और किसान कल्याण ये वाला पूरा सेक्टर, पशुपालन और डेयरी, मत्स्य, कानून और न्याय, मतलब इतना तो ये कृषि संबद्ध क्षेत्रों में ही आ गया। डेयरी और मत्स्य जो है ये कृषि से अलग करके नहीं देख सकते। उसके अलावा कानून और न्याय वाला जो सेक्टर है वो भी इन्हीं के जिम्मे। बनवारी लाल जी को देखें तो सहकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण जो है वो इनके पास है, मतलब ये वाला जो प्रभाग है उसे ये संभाल रहे हैं। मूलचंद शर्मा जी को देख लेते हैं, यहाँ नीचे हैं कैबिनेट मंत्री, तो इनके जिम्मे परिवहन पूरा है, खनन और भू विज्ञान वाला सेक्टर है। इसके अलावा कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण, चुनाव वाला जो पूरा मुद्दा है वो भी इन्हीं के पास, इसे हमने देखा। इसके बाद अब हरियाणा राज्य के राज्यपालों को एक क्रम से देख लेते हैं। जब से राज्य का गठन हुआ है, मतलब 1966, तो वहां से लेकर राज्यपालों की जो नियुक्ति हुई है। राज्यपाल एक प्रदेश में राष्ट्रपति की हैसियत से काम करता है, क्योंकि उसी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो इसके बारे में जानना आवश्यक है। यहाँ देखिए, धर्मवीर जी से शुरुआत होती है, मतलब ये पहले हैं, तो जो पहले वाले हैं उनको ज्यादा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। और इनका जो कार्यकाल है वो 1 नवंबर 1966 से शुरू होता है और ये खत्म होता है 14 सितंबर 1967 को। ठीक है, उसके बाद BN चक्रवर्ती हैं, तो 15 सितंबर मतलब 15/9/1967 वहां से लेकर 26/3/1976 यहां तक इनका कार्यकाल रहता है।
RS नरूला जो है वो तीसरे नंबर पे यहाँ राज्यपाल की हैसियत से हैं। तो 27 मार्च 1976 से लेकर 13 अगस्त 1976 तक इनका कार्यकाल है। जयसुख लाल का नाम यहाँ आया हुआ है, तो इन्हें आप देखें, इनका जो कार्यकाल है वो 14 अगस्त 1976 से लेकर 23 सितंबर 1977 तक रहता है। HS बराड़ का नाम नीचे आया है, मतलब ये क्रम से चल रहा है। तो 24 सितंबर 1977 से लेकर 9 दिसंबर 1979, ठीक है। और सांधौलिया जी जो है, ये SS सांधौलिया इनका पूरा नाम है। इनका कार्यकाल 10 दिसंबर 1979 से शुरू होता है और उसके बाद ये 27 फरवरी 1980 तक अपना कार्यभार संभालते हैं। इसके बाद तपासे जी हैं, GD तपासे, राज्यपाल की हैसियत से। यहाँ क्रम आप याद रखेंगे कौन से नंबर के हैं। तो GD तपासे को अगर देखें तो इनका जो कार्यकाल है वो फरवरी 1980 से शुरू होता है और ये जून 1984 तक चलता है, लंबा कार्यकाल। बाकी जो है वो एक साल चले हैं लगभग। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ बर्नी जी हैं, मतलब ये SMH बर्नी है, इनका पूरा लंबा नाम है, शॉर्टकट यहाँ दिया हुआ है, ठीक। तो इनका जो कार्यकाल है वो जून 1984 से लेकर फरवरी 1988 तक चलता है, मतलब यहाँ 4 वर्ष का जो कार्यकाल है उसे आप देख रहे हैं। HA बराड़ का नाम देखिए, तो इनका जो कार्यकाल है वो 22 फरवरी 1988 से लेकर 6 फरवरी 1990 तक चलता है, 2 वर्ष का। धनिकलाल मंडल का नाम देखें तो इनका जो कार्यकाल है वो 1990 से, मतलब फरवरी 1990 से स्टार्ट होता है और 13 जून 1995 तक चलता है। महावीर प्रसाद जी जो हैं ये यहाँ इसी क्रम में आगे हैं। तो 14 जून 1995 से इनका कार्यकाल शुरू होता है और 13 जून सन 2000 तक इनका कार्यकाल चलता है, सन 2000 तक, 5 साल के लिए। इसके बाद बाबू परमानंद जी को देखिएगा, तो इनका कार्यकाल सन 2000 जून से स्टार्ट होता है, मतलब 14 जून, और चलता है ये सन 2004 तक, मतलब जुलाई 2004 तक इनका कार्यकाल चलता है। इसके बाद SR किदवई का नाम आता है, जो कि 7 जुलाई 2004 से अपना कार्यभार संभालते हैं और जुलाई 2009 तक अपना जो पदभार है उस पर बने रहते हैं। जगन्नाथ पहाड़िया जी हैं, ये जुलाई 2009 से अपना कार्यभार संभालते हैं और जुलाई 2014 तक बने रहते हैं। कप्तान सिंह सोलंकी का जो कार्यभार है वो जुलाई 2014 से शुरू होता है, जहां से इन्होंने छोड़ा था, और उसके बाद 25 अगस्त 2018 तक ये लगातार अपना काम करते रहते हैं। इसके बाद जो अगले राज्यपाल है वो सत्यदेव नारायण आर्य हैं और इनका कार्यकाल शुरू होता है ये अगस्त 2018 से, 25 अगस्त 2018 से, और ये 6 जुलाई 2021 तक चलता है, मतलब चलेगा। और उसके बाद जो अगली नियुक्ति है, यहाँ थोड़ा सा बोलने का मिस्टेक है, इसे ध्यान दीजिएगा। 6 जुलाई 2021 तक इनका कार्यकाल था और अभी हाल फिलहाल में ये चेंज हुआ है। तो अभी बंडारू दत्तात्रेय जो है ये नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। तो जो नई नियुक्तियां होती हैं उनसे प्रश्न बन सकते हैं। 7 जुलाई 2021 से ये पदभार पर अपना काम शुरू कर दिए हैं और लगातार अब काम करते रहेंगे। और जो सत्यदेव नारायण आर्य जी थे, इससे पहले वाले पूर्व राज्यपाल, वो इस समय त्रिपुरा में अपना चार्ज संभाले हुए हैं, मतलब त्रिपुरा के नए राज्यपाल बनेंगे। इसके बाद अब चलते हैं आगे, मुख्यमंत्रियों को देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, भगवत दयाल शर्मा जी का नाम आता है, जो कि 1 नवंबर 1966 से मुख्यमंत्री के पद पे आसीन होते हैं और 23 मार्च 1967 तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। इसके बाद राव वीरेंद्र सिंह का नाम आता है, यहाँ आप देख रहे हैं 24 मार्च, यहाँ देखें आप 24 मार्च 1967 से लेकर 20 नवंबर 1967, ये इनका है। अब बीच में लग जाता है राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन का जो समय है वो 21 नवंबर 1967 से लेकर ये चलता है 21 मई 1968 तक, लंबा राष्ट्रपति शासन होता है। इसके बाद बंसीलाल जी को देखिएगा, तो 21 मई 1968 से ये अपना कार्यभार संभालते हैं और 30 नवंबर 1975 तक ये अपने कार्य पर, मतलब अपने पद पर बने रहते हैं। बनारसी दास गुप्ता जी, तो इनका जो समय है वो यहाँ अगर आप देखें तो 1 दिसंबर 1975 से शुरू होता है और 29 अप्रैल 1977 तक चलता है। राष्ट्रपति शासन की अगर बात की जाए तो वो एक बार फिर से लग जाता है और उसकी जो डेट है वो यहाँ आप देख लीजिए, मतलब 2 बार अब तक हमने राष्ट्रपति शासन को देखा। ये 30 अप्रैल 1977 से शुरू होता है और 21 जून 1977 तक चलता है। तो पूछा जा सकता है कि कब कब लगा था या कितनी बार लगा था। इसके बाद देवीलाल जी का नाम आता है, तो ये 21 जून 1977 से आसीन होते हैं और 28 जून 1979 तक इनका कार्यकाल बना रहता है। भजन लाल जी का नाम आता है, तो भजन लाल जो है ये इनका अगर आप देखें तो 28 जून 1979 से लेकर ये 4 अप्रैल 1986 तक अपना काम करते हैं। बंसीलाल का जो समय है वो 5 जून 1986 से स्टार्ट होता है और 19 जून 1987 तक चलता है। देवीलाल को देखें तो 20 जून 1987 से लेकर ये 2 दिसंबर 1989 तक चलते हैं। और ओम प्रकाश चौटाला जी, इनका कार्यभार अगर देखा जाए तो ये 2 दिसंबर 1989 को अपना कार्यभार संभालते हैं और उसके बाद यहाँ देखें इनका जो कार्यकाल है वो 1990 तक बना रहता है, मई में।
इसके बाद बनारसी दास गुप्ता जी फिर से आते हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 23 मई 1990 से शुरू होता है और 12 जुलाई 1990 तक चलता है। ओम प्रकाश चौटाला एक बार फिर से आते हैं, तो इनका जो समय है वो 12 जुलाई 1990 से शुरू होता है और 17 जुलाई 1990 तक ये काम करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर देखें हुकुम सिंह जी का नाम आता है, तो ये 17 जुलाई 1990 से लेकर 22 मार्च 1991 तक अपना काम करते हैं। फिर ओम प्रकाश चौटाला का नाम फिर से आता है, तो इनका जो कार्यकाल है वो यहाँ देखिएगा, ये 22 मार्च 1991 से लेकर 6 अप्रैल 1991 तक चलता है। छोटे छोटे कार्यकाल है। फिर से राष्ट्रपति शासन लगता है अस्थिरता की वजह से, तो इसमें 2 बार आपने पीछे देखा, ये तीसरी बार हो रहा है। अब इसमें राष्ट्रपति शासन की जो अवधि है वो मतलब अप्रैल 1991 से शुरू होती है, 6 अप्रैल 1991 से, और ये चलता है 23 जून 1991 तक। इसके बाद भजन लाल जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं और इनका जो समय है वो 23 जून 1991 से लेकर 23 जून यहाँ पे आप देखें, यहाँ थोड़ी सी तारीखें गलत दी हुई हैं, यहाँ हो जाएगा 1996 मई 1996, और उसके बाद बंसी लाल जी अपना कार्यभार संभालते हैं, तो इनका जो समय है वो 11 मई 1996 से शुरू होता है और उसके बाद 22 जुलाई 1999 तक इनका कार्यकाल चलता है। फिर ओम प्रकाश चौटाला जी को आप देखेंगे तो ये 23 जुलाई 1999 से लेकर 4 मार्च 2005 तक अपना कार्यकाल संभालते हैं। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम आता है, तो ये 5 मार्च 2005 से लेकर 25 अक्टूबर 2014 तक अपना काम करते हैं। मनोहर लाल खट्टर जी 2 बार लगातार मुख्यमंत्री की हैसियत से काम कर चुके हैं, तो वर्तमान में यही है। इनका जो पिछला कार्यकाल था वो 26 अक्टूबर 2014 से लेकर 27 अक्टूबर 2019 तक का था, और उसके बाद 27 अक्टूबर 2019 से ये वर्तमान तक बने हुए हैं। यहाँ तक हमने देखा। अब विधानसभा अध्यक्षों को देख लेते हैं। तो शन्नो देवी, जो कि किसी भी राज्य विधानसभा में देश की पहली महिला अध्यक्ष कही जा सकती है, इनका जो कार्यकाल था वो 1966 दिसंबर से शुरू होता है और ये काम करती हैं यहाँ आप देख लीजिए 7 मार्च 1967 तक। इसके बाद राव वीरेंद्र सिंह का नाम आता है, तो ये 17 मार्च 1967 से लेकर 23 मार्च 1967 तक काम करते हैं। इसके बाद आप देखिए श्रीचंद जी का नाम आता है, तो ये 1967 मतलब 30 मार्च 1967 से लेकर ये 19 जुलाई 1967 तक यानी 1967 तक काम करते हैं। मनफूल सिंह का नाम आता है, तो इन्हें आप देखें ये 20 जुलाई 1967 से लेकर 21 नवंबर 1967 तक अपने कार्यभार पर मतलब अपने पद पर बने रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ देखिए रण सिंह का नाम आया है, ये देख लीजिए। तो 1968 जुलाई से लेकर इनका जो कार्यकाल है वो 1972 अप्रैल तक है। बनारसी दास गुप्ता जी ये 3/4/1972 अर्थात 3 अप्रैल 1972 की बात हो रही है, वहां से लेकर 15 नवंबर 1973 तक अपने कार्यभार पर बने रहते हैं। स्वरूप सिंह को देखिएगा तो इनका जो समय है वो 16/11/1973 से लेकर 4/4/1977 तक है। ये बीच वाले हैं, तो उनको क्रम से आप बस नाम ही देख सकते हैं, कार्यभार या जो कार्यकाल का पूरा अवधि है वो याद करने की आवश्यकता नहीं। रण सिंह को आप फिर से देखें, स्वरूप सिंह को आपने देखा। रण सिंह का जो कार्यकाल है वो फिर 4 जुलाई 1977 से लेकर ये 8 मई 1978 तक चलता है। कर्नल राव राम सिंह का नाम देख रहे हैं, तो ये जो है ये 9 यहाँ देखिएगा 9 मई 1978 से लेकर 24 जून 1982 तक अपना काम करते हैं। इसके बाद सरदार तारा सिंह ये 9 मई 1982 से लेकर 9 जुलाई 1987। फिर यहाँ हरमोहिंदर सिंह चड्ढा का नाम आता है, तो इन्हें आप देखें ये 9 जुलाई 1987 से लेकर 9 जुलाई 1991 तक अपना काम करते हैं। ईश्वर सिंह का जो कार्यकाल है वो 9 जुलाई 1991 से लेकर 22 मई 1996 तक का है। उत्तर सिंह चौहान का नाम देखिए तो इसमें 22 मई 1996 से लेकर ये जुलाई 1999 तक अपना काम करते हैं। अशोक कुमार अरोड़ा जी जो है ये 28 जुलाई 1999 से अपना कार्यभार संभालते हैं और ये 1 मार्च 2000 मतलब सन 2000 तक बने रहते हैं। इसके बाद सतवीर सिंह कादियान का नाम आता है, तो इन्हें आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हैं। इनका जो समय है वो 2005 में ही खत्म हो जाता है, मतलब मार्च में ही अपना शुरू करते हैं 2 मार्च से, और 20 मार्च को इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है। हरिमोहिंदर सिंह चड्ढा का नाम फिर से आता है, तो इन्हें आप देखें ये मार्च 2005 से अपना कार्यभार संभालते हैं और ये जनवरी 2006 तक बने रहते हैं। रघुवीर कादियान एक बार फिर से आए हैं, तो इन्हें आप देखें ये 14 जनवरी 2006 से अपना कार्यभार शुरू करते हैं और 27 अक्टूबर 2009 तक अपना काम करते हैं। हरमोहंदर सिंह चड्ढा फिर से आते हैं, तो इन्हें आप देखें सन 2009 से ये स्टार्ट करते हैं, अक्टूबर 2009 से,
और इनका जो कार्यकाल है वो जनवरी 2011 तक बना रहता है। कुलदीप शर्मा को देखें, ये 28/1/2011 से लेकर 2/11/2014 तक अपने कार्य पर मतलब पद पर बने रहते हैं। इसके बाद कंवरपाल गुज्जर जी हैं, यहाँ देखिएगा, ये 3 नवंबर 2014 से लेकर 3 नवंबर 2019 तक अपना काम करते हैं। और ज्ञान चंद्र गुप्ता जी ये वर्तमान में भी हैं, मतलब इनका कार्यकाल शुरू हुआ था 4 नवंबर 2019 से और वर्तमान में ये मौजूद है। यहाँ तक हमने कुछ महत्वपूर्ण पदों को देखा, जिसमें कि कैबिनेट मंत्री, इसके अलावा जो अध्यक्ष हैं उनका, राज्यपालों का पूरा क्रम देखा, मुख्यमंत्रियों का पूरा एक क्रम देखा। अब इसके बाद हरियाणा का सामान्य परिचय देख लेते हैं, जो कि काफी आवश्यक है। राज्य का नाम हरियाणा है, ये तो पक्की बात है। स्थापना दिवस आप जानते हैं 1 नवंबर 1966 है। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा क्षेत्रफल नहीं है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। स्थिति जो है उसमें भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य के तौर पे इसको देखा जाता है। पहले ये पंजाब का हिस्सा था, बाद में हिंदी भाषी क्षेत्र के तौर पे ये अलग हो गया। भौगोलिक स्थिति यानी अक्षांश और देशांतर की अगर बात की जाए तो यहाँ देखिएगा 27°39 से लेकर 30°55, ये उत्तरी अक्षांश इसका होता है। मतलब उत्तरी अक्षांश में पूरा देश ही है, तो ये जो हरियाणा राज्य है वो भी उसी का हिस्सा है। और देशांतर की बात करें तो पूरा जो भारतवर्ष है वो पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 74 अंश 27 मिनट 8 सेकेंड से लेकर 77 अंश 36 मिनट 5 सेकेंड, यहाँ डबल डैश जो है वो सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है, वहां तक विस्तृत है। सीमावर्ती राज्य बहुत तेज पूछे जाते हैं, तो सीमावर्ती राज्यों में अगर आप देखें तो उत्तर में हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती है, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, पूर्व में उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड और दिल्ली भी इसी में कलेक्टेड है, मतलब कनेक्टेड है। और उसके बाद उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है वहां पे पंजाब और चंडीगढ़ से अटैच है। तो इसके जो सीमावर्ती राज्य हैं उनको आप दिशा के हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद आगे जो अगली चीज है वो प्रशासनिक ढांचा है। जनवरी 2021 तक का इसमें अपडेशन है, उसके बाद वाला जो डाटा है उसे आप चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। देखिए इसमें मंडल डिवीजन दिए हुए हैं, कितने मंडल हैं जिन्हें कि डिवीजन भी कहा जाता है। 6 मंडल हैं टोटल, और इन 6 मंडलों के नाम आपको पता होने चाहिए। ये अंबाला है, यहाँ देखिए, हिसार, गुरुग्राम, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद, ये 6 मंडल हैं। जिले कितने हैं टोटल? तो राज्य में 22 जिले। उपमंडल जो है वो 74 है, तहसीलें जो है वो 94 हैं, उप तहसीलें जो है वो 49 हैं, जो ब्लॉक हैं जिन्हें कि खंड कहा जाता है वो 142 हैं। गांव की बात अगर की जाए जो गैर आबादी सहित है, मतलब आबादी और आबादी के बिना दोनों को अगर जोड़ जाड़ कर देखें तो 6,881 गांव हैं। माफ कीजिएगा, 6,841 गांव हैं, जो कि डाटा यहाँ पर दे रखा है। कस्बों की अगर बात करें जो कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ही है, तो इसमें 154 यानी 154 कस्बे हैं। इनकी संख्या बढ़ी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी सेंसस का नया डाटा तो आया नहीं है। उच्च न्यायालय जो इसमें हरियाणा राज्य के लिए काम करता है वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है। विधानमंडल जो है वो एक सदनीय है, मतलब विधानसभा ही सिर्फ है, विधान परिषद नहीं है। और इसमें आप देख लीजिए विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 90 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, वो 10 है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 है। पहले राज्यपाल आपने एकदम शुरू में देखा था धर्मवीर जी हैं, और पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा जी थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देश में इसकी पोजीशन देखें 2019 के अकॉर्डिंग, तो ये 20वां स्थान प्राप्त करता है क्षेत्रफल के मामले में। सबसे कम क्षेत्रफल वाला और सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जो जिला है उसको भी देख लीजिए। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के हिसाब से जिला है वो सिरसा है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 4,277 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो फरीदाबाद है, और इसका क्षेत्रफल मात्र 741 वर्ग किलोमीटर, काफी छोटा है। कुल जनसंख्या की अगर बात की जाए 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग, तो जो पूरी आबादी है वो कितनी है, इसे आप देखिए यहाँ पर, ये 2,53,51,462 है टोटल, ठीक है। पुरुष आबादी कितनी है, पुरुष आबादी यहाँ आप देख रहे हैं 13,94,734 है। महिला जनसंख्या जो है वो काफी कम है, मतलब पुरुषों की तुलना में, ये 11 लाख यहाँ आप देख रहे हैं। और वहां जो सेंसस का डाटा दिया था उसमें थोड़ी समस्या थी, यहाँ आबादी जो है वो कम करके दी हुई थी, पुरुषों की जनसंख्या और महिला की जनसंख्या। यहाँ आप एग्जैक्टली देखिए, ये 1,34,91,997 है टोटल जो पुरुषों की जनसंख्या है, एग्जैक्टली इतनी है। और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, ये 1,18,00,000, यहाँ आप देख सकते हैं 18,59,465 है, ये महिला आबादी। और भारत की जो यहाँ जनसंख्या का प्रतिशत है, मतलब भारत की जनसंख्या में ये कितना अपना जो शेयर है वो लेता है, तो 2.09% ये जनसंख्या के मामले में भागीदारी करता है। लिंग अनुपात की बात करें तो काफी बुरा लिंगानुपात है। यहाँ पे 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है,
879 है। बच्चों के लिंगानुपात की बात करें तो 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या भी काफी खराब ही है, 834। और घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, तो 573 है। जनसंख्या घनत्व कुछ खास बुरा नहीं है और खास अच्छा भी नहीं है। इसके बाद यहाँ प्रति मील वर्ग के हिसाब से अगर घनत्व को देखें तो वो ये देखिए, यहाँ पर जो घनत्व दिया हुआ है वो जनसंख्या घनत्व को ही दर्शा रहा है, लेकिन इसके दो मानक दिए हुए हैं, एक तो प्रति वर्ग किलोमीटर है और दूसरा जो है वो मील प्रति वर्ग के हिसाब से है। तो मील प्रति वर्ग के हिसाब से देखा जाए तो ये 1485 मील प्रति वर्ग के आबादी पर निर्भर करता है। क्षेत्र की अगर बात करें तो क्षेत्र जो है ये प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से 44,212 है, और क्षेत्रफल यहाँ अगर मील प्रति वर्ग के हिसाब से देखें तो 17,070 के हिसाब से यहाँ दिखाई देता है। बच्चों की जनसंख्या मतलब 0 से 6 वर्ष की आयु की बात हो रही है, तो ये जो है इसे आप देखें, ये 33 लाख, यहाँ देखिएगा 33,80,721 है। लड़कों की जो जनसंख्या है मतलब 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में जो लड़के हैं उनकी अगर जनसंख्या देखी जाए तो वो यहाँ देखें आप 18,43,109 है। लड़कियों की आबादी कितनी है, ये 15,37,612 है। तो आप देख पा रहे हैं स्पष्ट तौर पे कि यहाँ पुरुषों और महिलाओं की जो आबादी है उसमें कितना अंतर है। आगे चलते हैं, इसके बाद साक्षरता की बात कर लेते हैं। तो यहाँ साक्षरता की अगर बात करें तो इसमें देखिए यहाँ पे 75.55% ये टोटल साक्षरता है, लेकिन पुरुषों की साक्षरता जो है वो काफी अच्छी है, 84.08%। महिलाओं की साक्षरता इसके मामले में काफी कम है, लेकिन तब भी फर्स्ट डिवीजन पास हो गई है, तो ये 65.93% है। कुल साक्षर जो लोग हैं, आबादी है, उसकी अगर बात की जाए तो ये यहाँ आप देखें 1,65,00,000, यहाँ देखिएगा 1,65,98,988 है। साक्षर पुरुषों की आबादी अगर देखें तो वो 97,94,94,067 है, और साक्षर महिलाओं की आबादी जो है वो 68,04,921 है। इस प्रकार से हमने साक्षरता दर को भी देखा। धर्म के हिसाब से आबादी देख लेते हैं। तो धर्म के हिसाब से जो आबादी है मतलब गिनी हुई आबादी है 2011 की जनसंख्या या जनगणना जो की गई थी उसके अकॉर्डिंग, तो हिंदुओं की आबादी यहाँ पे कितनी है, इसे आप देखिए, ये 2,21,71,128 है टोटल, ठीक, यहाँ आप देख पा रहे हैं। मुसलमानों की आबादी अगर देखी जाए तो ये 17,81,342 है। ईसाई भी यहाँ अच्छे खासे हैं, 50,353। सिखों की आबादी काफी अच्छी है, ये 1,24,00,000, यहाँ आप देख रहे हैं 24 लाख, माफ कीजिएगा 12,43,752 है। यहाँ आप सिखों की जनसंख्या देख रहे हैं 12,43,752। बौद्ध जो है उनकी आबादी 7,514 है। जैन जो है उनकी आबादी देखिए ये भी अच्छी खासी है, 52,613 है। अघोषित जो आबादी है उसमें अगर आप देखें तो 42,212 है। अन्य जो है उनकी आबादी अगर देखी जाए तो वो 2,548 है। कुल मिलाकर जो टोटल आबादी है वो तो यहाँ आप देख ही रहे हैं। परसेंट के हिसाब से पूछा जा सकता है, आंकड़े कम पूछे जाते हैं, परसेंटेज ज्यादा पूछा जाता है। तो इसमें आप देखें ये 87.46% ये हिंदुओं की पूरी टोटल प्रतिशत के हिसाब से आबादी होती है। मुसलमानों का अगर यहाँ परसेंट देखें तो वो 7.03% है। ईसाई जो है वो 0.20% बनते हैं। सिखों की आबादी 4.91% है। बौद्ध जो है वो परसेंटेज के हिसाब से 0.03% में सिमट गए हैं, और जैन जो है इनकी आबादी 0.21% है, जबकि अघोषित वाली जो है वो 0.17 है, और 0.01 में जो टोटल मतलब अन्य लोग हैं, अन्य धर्म है, वो सब आते हैं। 2021 का एक अनुमान लगाया गया है। देखिए जो जनगणना होती है वो 10 साल के अंतराल पे होती है, लेकिन अभी कोरोना महामारी की वजह से सब कुछ डिसबैलेंस हो गया है, तो इसका यहाँ अनुमान लगाया गया है कि 2021 तक कितनी रही होगी। तो यहाँ अनुमान को देखिए ये कितना बढ़ गया है। इसमें आप देखें 2,52,75,086 ये हिंदुओं की आबादी है, ऐसा अंदाजा लगाया गया है, ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं। और मुसलमानों की आबादी जो है उसे अगर देखा जाए तो ये टोटल होती 20,30,730, यहाँ ये अनुमान है, इसे आप देखिए। उसके बाद ईसाइयों की आबादी 57,402 बढ़ोतरी हुई है। सिखों की आबादी आप देखें तो ये यहाँ 14,17,877 के आसपास बैठती है। बौद्धों की आबादी ये अनुमानित है 8,566। जैनों की आबादी 59,979, ठीक। अघोषित वाली जो आबादी यहाँ अनुमान लगाया गया है 48,122। अन्यों की जो आबादी है वो 2,905। मतलब टोटल जो अनुमानित जनसंख्या यहाँ डिसाइड की गई है वो कितनी है, उसे अगर आप देखें तो वो 2,89,667 होती है। ये अनुमानित है, एग्जैक्ट नहीं। यहां तक हमने इसे कवर किया। साक्षरता के मामले में अगर भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा राज्य को देखा जाए तो इसकी पोजीशन 22वीं साक्षरता के मामले में। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो गुरुग्राम है।
इसकी जो साक्षरता है वो कितनी है, 84.7% है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो नूह है। ठीक, नूह जिला जो है इसकी साक्षरता मात्र 54.1% है। यहाँ कार्य सहभागिता दर को अगर देखा जाए राज्य में तो वो 29.62% है। और राजकीय खेल जो है वो कुश्ती है, जो कि भारत की पारंपरिक खेल विद्याओं में से एक है। राजकीय पुष्प कमल है, राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है, और राजकीय पशु जो है वो काला हिरन है, राजकीय पक्षी जो है वो काला तीतर है। दोनों काले हैं तो आप याद कर लीजिएगा। और मुख्य भाषाएं यहाँ कौन कौन सी हैं, तो हिंदी भाषी क्षेत्र तो ये है ही है। ठीक, अब इसके अलावा हरियाणवी यहाँ बोली जाती है, जो कि काफी टके की भाषा होती है। इसके बाद देखिए, हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा था, तो ये झाड़ू फिरी था। अच्छा नाम है। हरियाणा केसरी ये किसको कहा जाता है, तो नेकीराम शर्मा जी को कहा जाता है। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे, ये उदयभान हंस जी थे। पहली हरियाणवी फिल्म को अगर देखा जाए तो ये चंद्रावल है, और इसकी निर्मात्री थी सौभाग्य देवी शंकर। हवाई अड्डे यहाँ कौन कौन से हैं, भिवानी, नरनौल, करनाल, हिसार और पिंजौर, ये हवाई अड्डे हैं। ठीक, और इसके बाद पर्वत की अगर बात की जाए, पर्वतीय क्षेत्र भी यहाँ पर पाया जाता है, तो कौन सा है, उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियां। इसके नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, और दक्षिण पश्चिम में अरावली की जो पर्वतमालाएं हैं वो इसे घेरे हुए। मुख्य त्योहार या पर्व यहाँ पे लोहड़ी और टिक्का है। ठीक, ये दोनों त्योहार हैं। और भारत के बुनकरों का शहर कहा जाता है पानीपत को। बुनाई वाला मतलब जो वीविंग का काम है वो वहां पे बेहतर होता है। मोरनी हिल जो है ये पहाड़ों की रानी कही जाती है, नाम भी है मोरनी। और प्रमुख झीलें यहाँ पे कौन कौन सी हैं, बड़खल और साइवी। मुख्य नदियां यहाँ से कौन कौन सी बहती हैं, तो यमुना, घग्गर और मारकंडा, ये मुख्य नदियों के नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म जो है वो बरवाला हिसार में है। ठीक है, और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये करनाल में है, तो आपने 20 बार पढ़ा होगा कम से कम। महाभारत कालीन कौरव पांडव युद्ध मैदान ये कुरुक्षेत्र, इसे काफी अच्छे पर्यटन स्थल के तौर पे सरकार विकसित करने की योजना बना रही है, तो इसे आप देख रहे हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल वैसे हैं कौन कौन से, तो 44 पर्यटक परिसर यानी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स ये राज्य में मौजूद है। इनकी संख्या कितनी है, 44 है। और हरियाणा में 70 लाख से ज्यादा पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं। ये कोरोना से पहले का रिकॉर्ड है, अब आते हैं या नहीं आते हैं वो अलग बात है। और इन पर्यटन केंद्रों में प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो उनके नाम आप देख सकते हैं। पिंजौर गार्डन है पिंजौर का, फ्लेमिंगो हिसार वाला क्षेत्र, मैना रोहतक का क्षेत्र, रेड बिशप ये कहाँ पे है, पंचकुला में है, दमदमा ये गुरुग्राम में है, सुल्तानपुर पक्षी विहार ये गुरुग्राम में है, चीड़ के वन के लिए फेमस मोरनी हिल्स जो है ये भी पर्यटन स्थल है। इसके अलावा सूरजकुंड और बड़खल झील जो है ये फरीदाबाद में है, दबचिक ये होडल में है, जंगल बबलर जो है ये धारूहेड़ा में है, इसे आप देख रहे हैं पर्यटन स्थल के तौर पे। इसके बाद आप देखें यहाँ कर्ण झील ये उचाना में है, यहां पर है। ठीक, काला तीतर, अबूशहर, ब्लू बर्ड, सूरजकुंड और बड़खल झील को अगर आप देखें तो ये फरीदाबाद में है, दबचिक जो है ये होडल में है, जंगल बबलर धारूहेड़ा, और उसके बाद कर्ण झील उचाना, काला तीतर अबूशहर, ब्लू बर्ड हिसार आपने देख लिया है, राजहंस सूरजकुंड, मैगपाई फरीदाबाद, किंगफिशर अंबाला, गौरैया बहादुरगढ़। ठीक, ये सब जो है यहाँ पर्यटन क्षेत्रों में प्रमुख जो जीव पाए जाते हैं उनके नाम भी दे रखे हैं। जैसे आप गौरैया को देख रहे हैं, इसके अलावा मैगपाई है, काला तीतर है जो कि यहाँ का राजकीय पक्षी है। तो इस प्रकार से कहाँ पर कौन से पक्षी या कौन सी ब्रीड या कौन सी प्रजाति पाई जाती है ये भी दे रखा है। इसके बाद शमा गुरुग्राम, स्काई लॉर्क पानीपत, साहना ब्लूजे और समालेखा ये चक्रवर्ती लेक आप देख रहे हैं, ओआसिस उचाना वाला क्षेत्र, और पैराकीट ये पीपली। इस प्रकार से प्रमुख पर्यटन स्थल और वहां पर पाए जाने वाले प्रमुख जीव जंतु या उसकी विशेषता यहाँ देने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर ये संख्या याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ हरियाणा के मंडल, उपमंडल, जिला, तहसील, उप तहसील और खंड ये 7 जनवरी 2020 तक का पूरा जो डाटा है उसके हिसाब से हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ जिलों को देखते हैं। ठीक है, और जिलों में अंबाला है, अंबाला के जो उपमंडल हैं, पहला जिला कौन सा है, अंबाला। इसमें अंबाला, नारायणगढ़, बराड़ा और अंबाला छावनी ये उपमंडल इसके हैं। और तहसील मतलब ये अंबाला मंडल के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। ठीक, जिला तो वो है ही है, उसके अलावा जो मंडल यहाँ राज्य में मौजूद है तो मंडलवार देखेंगे। अब इसमें जिला जो है वो अंबाला है, इसके अलावा आपने उपमंडल में ये 4 देखे। और यहाँ देखिए तहसील को, तो तहसील में अंबाला तहसील है, बराड़ा है, इसके अलावा नारायणगढ़ है, अंबाला कैंटोनमेंट है। उप तहसील जो है ये मुलाना, साहा और शहजादपुर है। खंड की अगर बात करें तो अंबाला 1, अंबाला 2 और बराड़ा, इसके अलावा नारायणगढ़, शहजादपुर और साहा, ये 6 हो गए इसमें। पंचकुला की ओर चलते हैं तो पंचकुला में आप पंचकुला और कालका यही 2 देखेंगे उपमंडल के तौर पे। तहसीलें जो है वो पंचकुला, कालका और रायपुर रानी है। इसके अलावा उप तहसील में अगर आप देखें तो बरबाला और मोरनी है। खंड में अगर आप देखें तो बरबाला, पिंजौर, मोरनी और रायपुर रानी है। यमुनानगर का देख लीजिए, यहाँ पे
इसमें जगाधारी, बिलासपुर और रादौर आते हैं। और यहाँ इसके जो डिवीज़न है, मतलब तहसीलें हैं, उसको अगर आप देखें तो इसमें जगाधारी, छछरौली, बिलासपुर, रादौर ये सब आते हैं। और सढ़ौरा, मुस्तफ़ाबाद, खिजराबाद ये 3 जो है ये क्या है, ये उप तहसीलें हैं। खंड यहाँ अच्छे खासे हैं, खंड में अगर आप देखिए तो 7 हैं टोटल, बिलासपुर, छछरौली, जगाधारी, रादौर, सढ़ौरा, मुस्तफ़ाबाद, खिजराबाद ये सब। अब इसके बाद कुरुक्षेत्र को देखते हैं। तो कुरुक्षेत्र में अगर मंडलवार देखा जाए, मतलब ये तो मंडल हो गया, यहाँ तहसीलों में थानेसर, पेहोवा, शाहबाद और लाडवा। इसके बाद थानेसर, पेहोवा, शाहबाद और लाडवा ये आप देख रहे हैं। इस्माइलाबाद और बबैन यहाँ पे ये 2 आपको दिखाई दे रहे हैं। और कुल मिलाकर ये देखिए 7 यहाँ पे टोटल हैं, जैसे पीछे थे, लाडवा, पेहोवा, शाहबाद, थानेसर, बबैन, इस्माइलाबाद और पिपली। इसके बाद अब करनाल मंडल को देखते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अंबाला मंडल को देख रहे थे। करनाल मंडल में जो देख रहे हैं यहाँ पे आप ये चीज, इसमें करनाल, असंध और इंद्री, घरौड़ा ये 4 आते हैं तहसीलों के तौर पे अगर देखा जाए। और करनाल, असंध, नीलोखेड़ी, इंद्री और घरौड़ा ये आते हैं। नीसिंग, बल्ला और निगधू ये यहाँ पे 3 हो गए। और घरौड़ा, इंद्री, करनाल, नीलोखेड़ी, निसिंग स्थित चिड़ाओ जो है, इसके अलावा असंध, मुनक और कुंजपुरा है। नेक्स्ट इसके बाद पानीपत को देखिए। तो पानीपत में पानीपत और समालेखा ये 2 मौजूद हैं। अब इसके बाद पानीपत, समालेखा, इसराना, बापोली, मंडलौला ये सब इसमें शामिल है। बीच वाला स्पेस ब्लैंक है। और इसमें कुल मिलाकर जो संख्या है वो कितनी है, 6 है। पानीपत, इसराना, मंडरौली, समालेखा, बापोली, इसके अलावा सनौली, खुर्द। कैथल को देखिएगा तो कैथल, गुहला, कलायत ये इसमें हो गए 3, ठीक। और 4 यहाँ देख लीजिए, सभी नहीं पूछे जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है बस कुछ का जो महत्वपूर्ण है उनको देख लीजिएगा। कैथल, गुहला, फतेहपुर, पुंडरी, कलायत। इसके बाद सीवन, राजौंद और ढांड इसमें शामिल है। गुहला स्थित चीका है और कैथल है, पुंडरी है, कलायत है, राजौंद है, सिवांद है और ढांड है। इस प्रकार से ये 7 हो गए। रोहतक मंडल को देखें। कुल मिलाकर जितने भी मंडल हैं उनके अंदर के उपमंडल, तहसील, उप तहसील, खंड आदि को हम देख रहे थे। अब यहाँ पर रोहतक में देखें अगर आप, तो रोहतक, महम, सांपला ये सब हैं 3। और इसके बाद मतलब ये उपमंडल हो गए। और तहसीलों में रोहतक, महम, सांपला और कलानौर ये तहसीलें हो गई। उप तहसील एकमात्र है इसमें लाखन माजरा। और खंड जो है वो कुल मिलाकर 5 हैं, कलानौर, लाखन माजरा, महम, रोहतक, सांपला। इसके बाद झज्जर को देखते हैं, ठीक। झज्जर ये जिला हो गया, ये सब रोहतक मंडल में ही चल रहा है। तो झज्जर में उपमंडल कौन कौन से हैं, झज्जर खुद है, इसके अलावा बहादुरगढ़, बेड़ी और बादली ये हो गए। तहसील में अगर आप देखें तो 5 हैं टोटल, झज्जर, बहादुरगढ़, बेरी, मातनहेल और बादली। उप तहसील में साल्हावास है, ठीक है, ये एकमात्र है। खंड जो है यहाँ पे कुल मिलाकर 6 हैं, झज्जर खुद है, उसके अलावा बहादुरगढ़, बेरी, साल्हावास, मातनहेल और बादली। इसके बाद सोनीपत को देखते हैं, अगला वाला। तो सोनीपत, गोहाना, गन्नौर, खरखौदा यहाँ पे उपमंडल हो गए। और सोनीपत, गन्नौर, गोहाना, खरखौदा ये तहसीलें हो गई। उप तहसीलों में खानपुर, कला, राई मतलब 2 हो गई उप तहसीलें। और खंड में अगर देखा जाए तो गन्नौर खंड है, खरखौदा है, राई, सोनीपत, मुंडलाना, कथूरा, गोहाना, मुरथल, इस प्रकार से। भिवानी मंडल को देखते हैं तो भिवानी में उपमंडल ये 4 हैं टोटल, भिवानी, लोहारू, सिवानी और तोशाम। जो तहसीलें हैं उसमें भिवानी तहसील है, भवानी खेड़ा है, इसके अलावा तोशाम, लोहारू, सिवानी ये सब तहसीलें हैं। उप तहसील एकमात्र है बेहल। और खंड कितने हैं कुल मिलाकर, यहाँ खंडों की संख्या देखिएगा, कुल मिलाकर 7 हैं। भवानी खेड़ा है, इसके अलावा भिवानी है, लोहारू, तोशाम, कैरू, सिवनी या सिवानी से कहा जाता है, और बेहल। आगे चलते हैं। अगला जो है वो चरखी दादरी है। यहाँ आप देख रहे हैं चरखी दादरी और बादड़ा इसमें आते हैं, ये उपमंडल हो गए। और जो तहसीलें हैं उसमें चरखी दादरी और बादड़ा ही हैं। भौंद कला जो है ये उप तहसील है। और जो मंडल है उसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब खंड यहाँ पर देख रहे हैं, सॉरी। तो इसमें चरखी दादरी, बादला और भौंद कला है, इसके अलावा झोंझू है। यहाँ 4 जो है वो खंड है। गुरुग्राम मंडल को देखते हैं जो कि चौथा मंडल है। गुरुग्राम यहाँ पे ये आपके मंडल का नाम हो गया। उपमंडल जो है इसमें गुरुग्राम, सोहाना, पटौदी और बादशाहपुर है। अब इसके जो तहसीलें हैं वहां देखिए 6 तहसीलें हैं टोटल, गुरुग्राम, पटौदी, सोहना, फर्रुखनगर, मानेसर और वजीराबाद। उप तहसीलें यहाँ 3 हैं, बादशाहपुर है, इसके अलावा कड़ीपुर है और हरसारू है। और जो खंड है या सेक्टर है उसमें अगर आप देखें ब्लॉक को, तो फर्रुखनगर, गुरुग्राम, पटौदी और सोहना है। रेवाड़ी को देख लीजिए, ये भी गुरुग्राम मंडल का ही हिस्सा है जिला। तो इसमें रेवाड़ी, कोसली और बावल ये 3 इसके उपमंडल हो गए। जबकि तहसीलें जो है रेवाड़ी, बावल और कोसली ही हैं, वही 3 हैं, मतलब सेम। इसके बाद देखिए उप तहसीलों में धारू एडा है, इसके डहीना है, मनेठी है, ये 3 जो है ये उप तहसीलें। और देखिए रेवाड़ी, खोल स्थित रेवाड़ी और जाटूसाना ये यहाँ पे खंड हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखिए ये जो उप तहसीलें हैं ना,
इसमें कुल मिलाकर 5 हैं। रेवाड़ी में 5 उप तहसीलें हो गई। नाहड़ और पहलावास ये 2 छूट गया था। और उसी प्रकार से खंड जो है वो यहाँ 3 दिखाई दे रहे थे, रेवाड़ी, खोल स्थित रेवाड़ी, जादूसाना और बावल, नाहड़ और डहीना, ये भी इसमें शामिल। महेंद्रगढ़ की ओर चलते हैं, अगला वाला जिला। तो ये इसमें आप देखें महेंद्रगढ़, नरनौल और कनीना ये उपमंडल यहाँ दिखाई देते हैं। और तहसीलें जो है उसमें आप देखिए महेंद्रगढ़, नरनौल, नांगल चौधरी, अटेली, कनीना ये सब आते हैं। सतनाली जो है वो एकमात्र उप तहसील है। और जो खंड है उसमें अटेली, नांगल, कनीना, महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी, नरनौल, सिहमा, निजामपुर, सतनाली ये सब आते हैं। 5वां जो मंडल है वो फरीदाबाद है। इसमें फरीदाबाद, पलवल ये 2 जिले आते हैं। और नीचे है नूह, आप देख रहे हैं इस प्रकार से। तो फरीदाबाद में अगर आप उपमंडलों को देखें तो फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और बड़कल आते हैं। तहसीलें भी वही हैं, उसमें कोई रिपीट करने की जरूरत है नहीं। और इसकी जो उप तहसीलें हैं वो अच्छी खासी हैं, कुल मिलाकर 5 है। इसमें मोहना, तिगांव, धोज, दयालपुर और गांची का नाम आता है। और जो खंड है उसमें बल्लभगढ़, फरीदाबाद और तिगांव है। पलवल को देखिएगा, पलवल में 3 जो है वो उपमंडल है, पलवल, होडल और हथीना। वही जो है वो 3 तहसीलें भी हैं। उप तहसीलें यहाँ हसनपुर और बहीन है। और जो खंड है वो कुल मिलाकर 6 है। सबके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए पलवल, होडल, हसनपुर, हथीना, पृथला और बड़ोली। इसके बाद नेक्स्ट नूह को देखिएगा, यहाँ पर है। इसमें उपमंडल जो है उसमें नूह, फिरोजपुर, झिरका इसको कहा जाता है। इसके अलावा पुन्हाना और तावड़ू है। तहसीलों को अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 4 है। वही जो यहाँ उपमंडल है वो तहसीलें भी हैं। उप तहसीलों में 2 है यहाँ, नगीना और इंद्री, काफी अच्छे नाम है। खंड जो है ब्लॉक उसमें देखिए 7 है टोटल। फिरोजपुर, झिरका है, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं। नूह है, पुन्हाना है, तावड़ू, नगीना, इंद्री और पिगवा है। इसके बाद 6वां मंडल जो हरियाणा राज्य का है वो है हिसार मंडल। हिसार मंडल में हिसार, फतेहाबाद और सिरसा यहाँ आप देख रहे हैं। तो एक क्रम से चलते हैं, देखिए हिसार में अगर आप उपमंडलों को देखें तो 4 हैं टोटल। हिसार, हांसी, बरवाला और नरनौद है। जबकि जो तहसीलें हैं उनकी संख्या 5 है। हिसार, आदमपुर, हांसी, नरनौद, बरवाला बास इसको कहा जाता है। तो ये तहसीलों की संख्या हो गई। और जो उप तहसीलें हैं उसमें उकलाना मंडी, बालसमंद और खेरी जलान आते हैं। अब इसके बाद ये खंड है तो आदमपुर, बरवाला, हांसी 1, हांसी 2, हिसार 1, हिसार 2, नरनौद, अग्रोहा भी इसी में आता है और उकलाना। इसके बाद फतेहाबाद को देखिएगा, फतेहाबाद और सिरसा दोनों एक क्रम से दिखाई दे रहे हैं। तो फतेहाबाद में जो उपमंडल है उनकी संख्या कितनी है? फतेहाबाद, टोहाना और रतिया 3 है टोटल। और वही 3 तहसीलें हैं। उप तहसीलों में भूना है, भट्टूकला है, जाखल है और कूला है। जो खंड है उसमें आप फतेहाबाद, टोहाना, रतिया, भट्टूकला, भूना, जाखल और नागपुर को देख रहे हैं। सिरसा देख लीजिए, सिरसा जो यहाँ मंडल है इसमें अगर आप देखें तो सिरसा, डबवाली, एलनाबाद, कलांगवाली ये इसमें उपमंडल के तौर पे है। तहसीलें जो है उसमें सिरसा, डबवाली, एलनाबाद, रानिया है। उप तहसील गौरीवाला है। और जो खंड है उसमें डबवाली, बड़ागुला और एलनाबाद, रानिया ये यहाँ खंड के तौर पे 4 खंड आपको दिखाई दे रहे हैं। और भी है, देखिए यहाँ तहसीलों की जो संख्या है ना वो और भी है। यहाँ देखिए ये तो आपने मंडल देख लिया, उपमंडल। ये तहसीलें हैं, रानिया के बाद नाथूसारी, चौपटा और कलामाली। कुल मिलाकर तहसीलों की संख्या कितनी है? 6 है। उप तहसील जो है वो एक ही है। खंडों में यहाँ पे 7 खंड है, सिरसा, औढ़ा और नाथूसारी, चौपटा ये 3 खंड और जोड़ लीजिएगा। बाकी जो ऊपर वाले हैं वो तो है ही। जींद की ओर चलते हैं तो जींद में यहाँ अगर आप देखें तो जो उपमंडल है उसमें जींद, सफीदो, नरवाना और उचाना आते हैं। जो तहसीलें हैं वो कुल मिलाकर यहाँ पर 6 हैं, इन्हें आप देख रहे हैं। इसमें जींद, सफीदो, नरवाना, जुलाना, उचाना, अलेवा ये सब है। पिल्लू खेड़ा जो है वो यहाँ पे एक उप तहसील है, अच्छा इसका काफी अच्छा नाम है। और इसके बाद 7 ये खंड है यहाँ पर। 7 खंड कौन कौन से हैं? जींद है, जुलाना है, पिल्लू खेड़ा है, सफीदो है, उचाना, नरवाना और अलेवा। यहाँ तक हमने मंडल, जिले, तहसीलें आदि देखा। अब इसके बाद कुछ प्रमुख उद्योग और उत्पाद जो यहाँ से निकलते हैं उन्हें हम देखेंगे, मतलब कौन सा उद्योग कहाँ पर फूला फला हुआ है। यहाँ उत्पादक नगर एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ उद्योग है। देखिए सीमेंट उद्योग के लिए सूरजपुर फेमस है। चीनी उद्योग का जो सेक्टर है उसमें यमुनानगर, शाहाबाद, जगाधारी, पानीपत, रोहतक, जींद, पलवल, करनाल, हिसार और महम का नाम आता है। गोला बारूद भी बनता है भाई, तो यमुनानगर इसके लिए हो गया। कागज उद्योग के लिए फरीदाबाद, जगाधारी, सोनीपत, यमुनानगर, दारूहेड़ा। और औषधि उद्योग की अगर बात करें तो गुरुग्राम और डूंडा हेड़ा ये 2 इसमें आते हैं। मोटर वाहन उद्योग की अगर बात करें तो गुरुग्राम, फरीदाबाद और पिंजौर इसमें शामिल है। साइकिल उद्योग जो है इसमें सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल और जींद का नाम आता है। पेट्रोल और पेट्रो रसायन को अगर देखें तो पानीपत, बावल और करनाल का नाम इसमें आता है। और कृषि यंत्र उद्योग ये कहाँ पर फेमस है या कहाँ पर बैठा हुआ है? तो फरीदाबाद। इंजीनियरिंग वाला भी फरीदाबाद ही है। ऊन उद्योग जो है वो हिसार और पानीपत में है।
कपड़ा उद्योग ये हिसार, भिवानी, फरीदाबाद, पानीपत, रोहतक, यहाँ सब जगह है। चमड़ा उद्योग जो है वो फरीदाबाद और जींद में ही है। बर्तन उद्योग में तांबा और पीतल के जो बर्तन होते हैं वो रेवाड़ी में, ठीक। और जो चीनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं वो गुरुग्राम और बहादुरगढ़ में, तो दोनों को ध्यान दीजिएगा। सिलाई मशीन की इंडस्ट्री जो है वो अंबाला में है। लोहा और स्टील उद्योग जो है वो हिसार, गन्नौर, पानीपत, बहादुरगढ़, इन सब जगह पे है। टायर ट्यूब उद्योग को अगर आप देखें तो ये बल्लभगढ़ और फरीदाबाद में है। और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो है वो पंचकुला, गुरुग्राम, इसके अलावा अंबाला, फरीदाबाद, यहाँ पर मौजूद है। प्लास्टिक उद्योग जो है ये फरीदाबाद में है। वनस्पति उद्योग को अगर आप देखिए यहाँ पर, तो ये करनाल और सिरका में है, मतलब सिरसा में है। सैनिटरी उद्योग को अगर आप देखें, सैनिटाइजेशन आजकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहादुरगढ़ इसकी लोकेशन है। और मारुति कार का उद्योग जो है वो गुरुग्राम में है। इसे हमने देखा। नेक्स्ट, उद्योग संबंधी कुछ तथ्य यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, ये वन लाइनर इंफॉर्मेशन है और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इसमें आप देखिए, हरियाणा जो है वो देश में सबसे अधिक ट्रैक्टरों का उत्पादन करता है। ट्रैक्टर बनाने के मामले में ये सबसे आगे है। और देश में होने वाले वैज्ञानिक उपकरणों का, मतलब बनने वाले वैज्ञानिक उपकरणों का 20% सामान अकेले अंबाला की जो लघु स्तरीय औद्योगिक इकाई है उनके द्वारा निर्यात किया जाता है। तो छोटे से दायरे में और बहुत सीमित संसाधनों में हरियाणा ने बहुत कुछ किया है। और चीनी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध सरस्वती शुगर मिल जो है वो यमुनानगर में है। हरियाणा का यमुनानगर जिला, यहाँ पे जगाधारी जो शहर है, जगाधारी शहर, ये किस जिले में है? यमुनानगर में है। यहाँ रेल कार्यशाला है, मतलब रेलवे वर्कशॉप है। और उसके बाद देखिए, पानीपत को हाथ से बनी हुई, यहाँ देखिए, पानीपत को हाथ से बनी हुई उत्कृष्ट कलात्मक ऊनी दरियों और हथकरघे के सामानों के कारण भारत में बुनकरों का शहर कहा जाता है। सोनीपत में एटलस साइकिल के निर्माण का कारखाना है। और विश्व की 3 प्रमुख साइकिल निर्माण प्रतिष्ठानों में से एटलस साइकिल एक है। भारतीय उपमहाद्वीप में एटलस ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसे कि साइकिल निर्माण की तकनीकी जानकारी निर्यात करने का श्रेय है। यमुनानगर की टिम्बर मार्केट को अगर देखा जाए, टिम्बर मार्केट का मतलब यहाँ उसकी मंडी से है। तो 1947 से पहले अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से ये फेमस थी, ठीक। और यह मंडी 100 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी, काफी पुरानी मंडी। सीमेंट फैक्ट्री चरखी दादरी का निर्माण सन 1939 में सेठ रामकृष्ण डालमिया ने जर्मनी के इंजीनियरों के सहयोग से किया था। और हरियाणा के पानीपत जिले में अमोनिया प्लांट भी स्थित है। तो इस प्रकार से बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर मौजूद हैं। मारुति कारों के निर्माण का जो कार्य है वो गुरुग्राम में होता है। और कपड़ा और धागा निर्माण में भिवानी टेक्सटाइल मिल का महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ आप देख रहे हैं। और 1937 में स्थापित इस मिल का धागा और कपड़ा देश में प्रयोग होने के साथ साथ अरबी देशों में भी निर्यात किया जाता है। अरब कंट्रीज में भी ये जाता है, तो इसकी क्वालिटी अच्छी होती होगी। और हरियाणा में तेल शोधक कारखाना ये पानीपत जिले में, यहाँ देखिएगा, बाहोली क्षेत्र में स्थापित किया गया है। महेंद्रगढ़ जिले का सरसों उत्पादन के मामले में राज्य में प्रथम स्थान है। और हरियाणा राज्य लघु उद्योग और निर्यात निगम की स्थापना ये 19 जुलाई 1967 को की गई थी। और भी इंफॉर्मेशन है, इसे आप देखिए। इसका कार्य राज्य में लघु इकाइयों को कीमती कच्चे मालों की सप्लाई करना और इन लघु इकाइयों से बनने वाले सामानों को बाजार में बेचना है। हरियाणा डिस्टिलरी यमुनानगर की स्थापना 1969 में की गई थी। रेवाड़ी जिले को हीरो मोटरसाइकिल फैक्ट्री, तिल्ली जूती उद्योग और पीतल बर्तन का जो उद्योग होता है उसके लिए जाना जाता है, मतलब ये पूरे देश में फेमस है रेवाड़ी। और सैनिटरी के जो सामान होते हैं उनका 1/3 जो प्रोडक्शन है वो हरियाणा से ही होता है। जबकि कारों के उत्पादन के मामले में 75% जो कारें हैं वो हरियाणा में बनती हैं। तो ये बड़ी बात। आगे बढ़ते हैं, औद्योगिक विकास की बात कर लेते हैं। तो प्रदेश के उद्योगों के विकास के लिए नई उद्योग नीति, औद्योगिक मूल संरचना विकास नीति को घोषित किया गया है। प्रदेश में बड़े और मध्यम स्तर के उद्योगों की संख्या बढ़कर 1354 हो गई है और 80,000 लघु इकाइयां सुचारू रूप से काम कर रही। मानेसर जिला गुरुग्राम में एक औद्योगिक मॉडल टाउनशिप की स्थापना की जा रही है जो कि 1736 एकड़ में फैला हुआ होगा। और इस टाउनशिप में मारुति उद्योग की सहायक औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम के द्वारा 40 प्लांट अलॉट किए हुए, ठीक, 40 प्लांट, इनकी संख्या देख लीजिएगा। और देखिए, हरियाणा सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट को पास कर दिया है और इससे राज्य में अधिक संख्या में उद्योगों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। जो सेज होते हैं उनकी बात हो रही है। और कुंडली जो क्षेत्र है वहां पे 107 एकड़ में 30 करोड़ रुपए की लागत से ऐसी लघु औद्योगिक इकाइयां जो कि अपना 33% उत्पादन निर्यात करेंगी, उनके लिए एक निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क को स्थापित किया जा रहा है। तो कहां पर कौन सी औद्योगिक इकाई स्थापित हो रही है, लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। गुरुग्राम में एक हाईटेक टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है, मतलब की जा रही है, अभी निर्माणाधीन है। और इस संबंध में सिंगापुर कंसोर्टियम ऑफ कंपनी, एक प्राइवेट उद्यमी तथा हुड्डा के साथ समझौता पहले ही हो चुका है। टेक्नोलॉजी पार्क के विकास हेतु हुड्डा इस कंपनी को
70 एकड़ की लगभग भूमि प्रदान करेगा और इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत जो है वो 266 करोड़ रुपए है। अच्छी खासी लागत है। और देखिए राज्य ने निर्यात का जो पूरा क्षेत्र है उसमें नई ऊंचाइयों को छुआ है। मतलब निर्यात की अगर बात की जाए टोटल तो 2018-19 में ये बढ़कर कितना हो गया था, 98,570.24 करोड़ हो गया था। और 2001-2002 में ये मात्र 8,000 था। तो आप देख रहे हैं कितना लंबा यहाँ पे जंप किया है। और राज्य में निवेश को आकर्षित करने और निजी क्षेत्र की नौकरियों को राज्य के युवाओं के लिए आरक्षित करने का ध्यान केंद्रित करने वाली हरियाणा की नई औद्योगिक नीति ये 1 नवंबर 2020 से लागू हुई थी। उत्तर प्रदेश को इस मामले में उससे सीखना चाहिए। और कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण जो है उसको बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा नरवाना, मतलब ये जींद का क्षेत्र है, साहा जो कि अंबाला में है, राई जो कि सोनीपत में है और डबवाली जो कि सिरसा में है, यहाँ पे फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। तो कहाँ पर कौन कौन से फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देख लेते हैं। तो सरकार इस दिशा में क्या कर रही है? सरकार ने हाल ही में टेक्नोलॉजी पार्कों के लिए एक नई नीति को घोषित किया है, जिसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी पार्कों, आईटी कॉरिडोर्स, इन सब की स्थापना के लिए लचीला रुख अपनाया गया है। और इस नीति का उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी को नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, मोबाइल कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स से जोड़ना है। इसके अलावा गुरुग्राम को सूचना प्रौद्योगिकी और ITES BPO दोनों कंपनियों के लिए वरीयता प्राप्त निवेश गंतव्य के तौर पे विकसित किया गया है। वरीयता प्राप्त, तो ये बड़ी बात है। अब गुरुग्राम भारत में कारपोरेट दुनिया का केंद्र बन गया है और राज्य सरकार गुरुग्राम के इलेक्ट्रॉनिक्स नगर में हाईटेक हैबिटेट सेंटर को स्थापित करने की योजना बना रही है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, ITES BPO आदि शामिल होंगे। मतलब कई सारे इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा, जो कि विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेंगे। गुरुग्राम के अलावा यहाँ देखिए, गुरुग्राम के अलावा सरकार कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेस हाईवे और फरीदाबाद के पास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मतलब NCR वाला जो रीजन है, उसके क्षेत्रों को विकसित करने पर विचार कर रही है। और ये गुरुग्राम मानेसर मेगा IT हब के उपग्रह का काम करेंगे। मतलब उसके उपग्रह की हैसियत से उसको सपोर्ट करेंगे, कहने का तात्पर्य ये। राज्य ने मतलब सरकार जो है राज्य की, उसने राज्य भर में ई दिशा एकल सेवा केंद्र के नाम से, इसे देखिएगा, ई दिशा एकल सेवा केंद्र के नाम से 1159 ग्रामीण और 104 शहरी सामान्य सेवा केंद्र को स्थापित करने का प्लान बनाया है। स्थापना का काम शुरू भी किया जा चुका है और ग्रामीण क्षेत्रों में 100%, यहाँ देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में 100% और शहरी क्षेत्रों में 67% काम कंप्लीट हो चुका है। इस समय कंप्यूटर प्रशिक्षण, ई-टिकटिंग, मोबाइल रिचार्ज, जॉब प्लेसमेंट सेवा, इंटरनेट सर्फिंग, इसके अलावा माफ कीजिएगा इंटरनेट सर्किट, DTP जैसी जो बिजनेस टू सिटीजन यानी B2B सेवाएं हैं, वो इन केंद्रों के माध्यम से दी जा रही। सरकार इन केंद्रों से बस के पास बिजली के बिल वसूलने, नकल यानी भूमि रिकॉर्ड जो है उसको जारी करने वाला काम, इसके अलावा अनुसूचित पिछड़ी जाति निवास, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, नया राशन कार्ड इशू करने के लिए गवर्नमेंट टू सिटीजन नाम की जो G2C सेवा है उसको शुरू करने पर विचार कर रही है। सब कुछ ऑनलाइन डिजिटल होगा, ये बेहतर तरीका है। इसके बाद अब नेशनल हाईवे की ओर मुड़ जाते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो वह सड़कें, यहाँ देखिएगा, वह सड़कें जो देश के एक कोने से दूसरे कोने को मिलाती हैं और केंद्र सरकार के अधीन उसका पूरा कामकाज होता है, उसको नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। हरियाणा में नवंबर 2019 तक, यहाँ देखिए डाटा, नवंबर 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3083 किलोमीटर। अब यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी अगर बात करें तो वहाँ टेबल बनी हुई है, जैसा कि लिस्टिंग में आमतौर पे होती है। यहाँ देखिए, इसमें मार्ग दिया है पहले, उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है और उस रास्ते में पड़ने वाले हरियाणा के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं वो दे रखा है। तो दिल्ली अमृतसर मार्ग, यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है यानी NH1 है। इस रास्ते में पड़ने वाले मुरथल, पानीपत, करनाल, पीपली, शाहबाद और अंबाला है। दिल्ली कोलकाता मार्ग पे अगर देखें तो नेशनल हाईवे नंबर 2 है, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल और होडल इसके रास्ते में आते हैं। वाया रेवाड़ी जो मतलब रेवाड़ी से होकर जाने वाला जो यहाँ राजमार्ग है दिल्ली टू मुंबई, ये राजमार्ग संख्या 8 है, नेशनल हाईवे नंबर 8। गुरुग्राम और बावल इसकी जद में आते हैं। दिल्ली फिरोजपुर जो मार्ग है उस पर बना हुआ नेशनल हाईवे नंबर 10 है, NH10 है। और बहादुरगढ़, रोहतक, महम, हांसी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, मंडी, डबवाली, इतने क्षेत्रों को ये कवर करता है। पिंजौर स्वराघाट जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये राजमार्ग संख्या 21A है, नेशनल हाईवे नंबर 21A। पिंजौर और पंचकुला से होकर ये गुजरता है। अंबाला शिवकिला वाला जो है उसको अगर आप देखें तो वो 22वें नंबर का नेशनल हाईवे यहाँ पर दिखाई देता है, मतलब NH22 की बात की जा रही है। तो ये जो NH22 है ये कालका और पंचकुला से होकर गुजरता है। अंबाला पाली वाला जो है उसको देखिए, ये नेशनल हाईवे नंबर 65 है, अंबाला से होकर गुजरता है। रोहतक पानीपत, मतलब रोहतक से पानीपत जाने वाला
तो ये वाला जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71A है, मतलब नेशनल हाईवे नंबर 71A, रोहतक और पानीपत से ये होकर गुजरता है। अंबाला हरिद्वार वाला देख लेते हैं, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 है, अंबाला और जगाधारी से होकर ये गुजरता है। हरियाणा के प्रमुख खिलाड़ी और उनके खेल कौन कौन से हैं, मतलब किस खिलाड़ी ने कौन से खेल में अपनी प्रसिद्धि दर्ज की थी, वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें टेबल जो है इसके 3 पार्ट है। एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक आप ये वाला हिस्सा देखेंगे, फिर ये वाला बीच वाला पार्ट है, खिलाड़ी और खेल दिया है, और इधर वाले में फिर खिलाड़ी और खेल दिया है। तो खिलाड़ियों की यहाँ कोई कमी नहीं है और इसीलिए लिस्ट थोड़ी लंबी है, ध्यान से देखिए। कपिल देव जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, इनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। और नवाब पटौदी, इनका भी संबंध क्रिकेट से था। चांद राम ये धावक थे। गीता जुत्शी जो है ये धावक थी। सुरेश यादव, थी शब्द जो है वो यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि इन्होंने संन्यास ले रखा है, ये वर्तमान में काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्वर्गवासी हो गए। इसके बाद देखिए सुरेश यादव धावक की हैसियत, नीलम जयसिंह ये धावक, श्रीचंद ये भी धावक, बहादुर सिंह ये गोला फेंको वाला जो काम होता है उसमें माहिर थे। इसके बाद गिरवर सिंह मुक्केबाजी, सुनीता शर्मा जिम्नास्टिक, निर्मला गुलिया जिम्नास्टिक, संध्या जिम्नास्टिक, रोहतास सिंह दहिया कुश्ती। फिर यहाँ देखिए मास्टर कुश्ती, चंदगी राम, इनका यहाँ पे खेल क्षेत्र नहीं दिया हुआ है। कृष्ण गोदारा ये कुश्ती के क्षेत्र में है। बजरंग पूनिया सांगवान ये कुश्ती के क्षेत्र में है, नाम इनका आपने देखा ही है। ओम प्रकाश नरवाल ये कुश्ती के क्षेत्र में है। तेजबीर सिंह ये कुश्ती के क्षेत्र में है। सतीश कुमार ये जूडो के क्षेत्र में, ठीक। और संदीप कोठिया ये हैंडबॉल वाला क्षेत्र इनका है। भूपिंदर कौर हॉकी, प्रीतम ठकरान ये हॉकी, कुलदीप सिवाच ये हॉकी। इस प्रकार से हमने देखा। आगे चलते, यहाँ कुछ और है इधर वाले में, यहाँ देखें आप। नरेंद्र सिंह जूडो, नीरज चोपड़ा भाला फेंक, इसके बाद योगेश्वर दत्त कुश्ती, ममता खरब हॉकी, सीमा अंतिल निशानेबाजी, कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन, कांस्य पदक इन्होंने ओलंपिक में दिलाया था। इसके बाद बबीता कुमारी और विनेश फोगाट ये लोग कुश्ती से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। अखिल कुमार मुक्केबाजी, विजेंद्र मुक्केबाजी, जितेंद्र मुक्केबाजी और साक्षी मलिक कुश्ती, दीपा मलिक गोला फेंक। कोई भी राज्य जो है उसकी अपनी संस्कृति होती है, तो इसीलिए वेशभूषा भी अलग अलग होती है। अब यहाँ हरियाणा राज्य से संबंधित जो वेशभूषाएं हैं उसमें पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा को देख लेते हैं। धोती जो है वो यहाँ पहनने का रिवाज है। कुर्ता ये गोल बाहों वाला पुराने रिवाज का कुर्ता होता है जिसे कि ये धारण करते हैं। कमीज जो होती है उसमें कॉलर होता है, ये हरियाणा की पहचान है भाई। खंडवा, यहाँ आप देख लीजिए, ये खंडवा क्या है, ये असल में पगड़ी होती है। साफा जो है वो भी पगड़ी होती है, लेकिन ये सैनिक तरह की होती है, सैनिक जैसी बांधते हैं वैसा वाला। पागड़ी जो है वो मारवाड़ी ढंग से बांधी हुई पगड़ी होती है। पाग जो है वो राजपूताना ढंग से बांधी हुई पगड़ी होती है। तो ये सब प्रचलन में है। कमरी जो होती है वो आधी आस्तीन की कटी तक की कमरी होती है। अब कई बुजुर्ग भी इसको पहनते हैं, मतलब आप छोटा गमछा कह सकते हैं, जो कि नीचे के हिस्से में लपेटा जाता है। अंगरखा जो होता है ये झूलता कलीदार पहनावा होता है, पुराने दरबारी ढंग का होता है। बड़े लोग जो रसूखदार लोग होते हैं वो इसे पहनते हैं। दोहर जो होता है ये हाथ से कटे हुए बारीक दोहरे सूत की मजबूत बड़ी चादर होती है, जो कि जाड़े में ओढ़ी जाती है। ताऊ लोग जो हरियाणा के होते हैं वो ओढ़ते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए खेस। खेस क्या चीज है? ये मोटी चादर है, मोटे सूत की, रफ होती है और ठंडी के मौसम में ये काफी मजा देती है। इसके बाद टोपी जो है वो गांधी टोपी की बात हो रही है, जिसे पुराने लोग पहनते थे, अब कोई नहीं पहनता है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ रुई की कमरी की बात हो रही है, तो रुई की कमरी भाई रुई डालकर सिली गई ये कमरी, यानी एक तरह की रजाई होती है जो कि जाड़े में लोग पहनते हैं, मतलब इसको आप सदरी कह सकते हैं। ये मिर्जई भी कही जाती है। तो ये कुल मिलाकर एक कुर्ते के जैसा होता है, लंबा कुर्ता आप कह सकते हैं, लेकिन मिर्जई का एक पैटर्न होता है जिसमें बटन नहीं होते हैं। कॉलर तो होता है लेकिन यहाँ बांधने के लिए डोरियां होती हैं, ऐसे बांधने के लिए डोरियां होती हैं, उसको बांध कर आप कस लेते हैं। तो वो मिर्जई को सेट करना भी सबको नहीं आता, तो वो चीज़ है। लोई जो है ये एक तरह की ओढ़नी होती है, रजाई आप कह सकते हैं, हल्की रजाई। इसके बाद स्त्रियों की पारंपरिक वेशभूषा क्या है, तो कॉलर वाले ब्लाउज पहनने का रिवाज यहाँ पे है ही है। अब इसमें यहाँ देखिए घाघरी, ये घाघरा होता है असल में। दामड़ जो होता है मतलब दामन से तात्पर्य है, तो ये जो है ये काला और लाल सूती कपड़े का घाघरा होता है। बोरडा जो होता है ये खादी के कपड़े का फूल छपा हुआ घाघरा होता है, खद्दर का बना होता है। लह जो होता है ये नीले कपड़े और नीले पाट की कढ़ाई वाला कपड़े का घाघरा होता है। घाघरा पहनने और ऊपर जो पूरा कॉलर और पूरी आस्तीन वाला ब्लाउज होता है, इसको पहनने का रिवाज है। आपने सांड की आंख मूवी देखी है, उसमें पहनावा देखिए, और भी बहुत सारी फिल्मों में। इसके बाद गुलड़ा की लह, ये क्या चीज है, ये बंधाई पद्धति से रंगे हुए खद्दर का घाघरा होता है। ये सब घाघरों की वेराइटी है। कैरी को आप देखें तो ये नीले खद्दर पर लाल टीकों वाला मतलब बुंदों वाला घाघरा होता है। खारा, ये 4 नीले और 4 लाल धागों की बुनाई करके बिना कली का घाघरा बनाया जाता है, मतलब इसमें चुनट नहीं होते। चांद तारा जो है वो खद्दर पर दूज के चाँद और तारे की छपाई वाला घाघरा होता है। बहुत तरह की वेराइटी वाले घाघरे यहाँ पे पहने जाते हैं। और कमरी क्या चीज है, यहाँ देखें
तो कमरी जो है वो खद्दर और दूज के चांद वाला, ये हमने देख लिया है इसे। कमरी को देख लीजिए यहाँ पे। कमरी जो है वो बास्केटबॉल नुमा पूरी या आधी आस्तीन की होती है और पहले विवाहित स्त्रियां ही पहनती थी, लेकिन अब तो कोई भी पहन सकता है। समीज जो होती है ये कपड़े के नीचे पहने जाने वाला, मतलब कमीज के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र होता है। कमीज जो है वो कॉलरदार कमीज होती है, जिसको कि अभी बताया गया, पूरी आस्तीन वाला। जम्फर जो है ये आजकल लोकप्रिय है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं। जम्फर ये ऊपर का होता है पहना हुआ, जैसे सूट होता है, सलवार ऊपर की जो समीज होती है उसको कहा जा सकता है। इसके बाद सलवार जो है ये सलवार कही जाती है, सूट सलवार आप सुनते हैं, तो नई पीढ़ी से अपना रही है। ओढ़ना जो है ये गोटे वाली ओढ़नी होती है। दुकानिया जो है ये खद्दर के गहरे लाल रंग की पीले धागों से कड़ी हुई ओढ़नी होती है। छयामा जो है ये पीले पाट की कड़ी हुई ओढ़नी होती है, सब ओढ़नी ही है। और सोपली ये भी ओढ़नी है, गहरे लाल रंग की होती है, छपाई वाली। डिमास और डिमास या डिमाच कहा जाता है, तो ये रेशमी होती है, ये विवाह में चढ़ाई जाती है, ऐसे आम अवसरों पर नहीं ओढ़ी जाती। गुमटी को देख लीजिए, ये सूती रंगीन कपड़े पर रेशमी जो बिंदियां हैं उससे कढ़ी हुई ओढ़नी होती है, कढ़ाई वाली काफी अच्छी अच्छी है। और लहरिया जो है ये बंधाई पद्धति से तैयार होके, मतलब रंगाई से इसको तैयार किया जाता है, कपड़े को रंगा जाता है, ये भी ओढ़नी ही है। बोल क्या चीज है, ये रेशमी पट्टीदार कढ़ाई वाली ओढ़नी होती है। पीलिया जो है ये पीले कपड़े, पीला पतला कपड़ा होता है, उसको रंग के तैयार किया जाता है, इसके किनारे लाल होते हैं। और बच्चे के जन्म पर जो मायके वाले होते हैं वो इसे, जो लड़की होती है उसको देते हैं। इसके बाद चूंदड़ी जो है, ये चूंदड़ी से तात्पर्य है चुदरी, तो लाल पल्लों और नीली रंगाई वाली ये पतली ओढ़नी होती है। मोड़िया जो है ये नीले काले पल्लों वाली रंगाई की बारीक ओढ़नी होती है। कंग क्या चीज है, ये पक्के लाल रंग की ओढ़नी होती है जिसमें कई तरह की कढ़ाई होती है, और जलसे की कढ़ाई में जो मिर्गों के पेड़ों की कढ़ाई होती है वो देखी जाती है। इसके अलावा बटनों की कढ़ाई होती है, फिरकीदार कढ़ाई होती है, सब कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी के प्रकार है। और कढ़ाई के आधार पर ही कंध का नामकरण भी होता है। इसके बाद फुलकारी को आप देख रहे हैं, ये कंध पर पीले पाट और ऊन की डब्बे नुमा जो फुलकारी है उसको, मतलब फूल काढ़ा जाता है और वो काफी फूला फूला होता है, ऊन का होगा तो मोटा होगा, तो वैसी होती है, फुलकारी कढ़ाई उसको कहा जाता है। और उसके बाद देख लीजिए, घाघरे की बहुत सारी वैरायटी है, जिसमें ढाक पाता, पीपर पाता, नई चाल, गेहूं दाड़ा और तेरी मेरी सलाह, अच्छे अच्छे नाम है, इंटरेस्टिंग, तो आप इन्हें देख सकते हैं। फरगल को देख लीजिए, ये बच्चों को पहनाई जाने वाली टोपी होती है, रंग बिरंगी झालर कमर तक पीछे लटकती है, छोटे बच्चों को पहनाया जाता है और बच्चे तुरंत नोचकर फेंक देते हैं। इसके बाद झुगला, ये छोटे बच्चों को पहनाया जाता है, झुल्ला इसको कहा जाता है। सौड़ जो है ये खद्दर की रजाई होती है। सौड़िया जो है ये खद्दर का गदेला मतलब गद्दा होता है। तागड़ी जो होती है ये कमर में पहनी जाने वाली करधनी होती है, जो कि सोने चांदी के घुघरे से युक्त होती है, कमर में इसको बेल्ट की तरह से पहना जाता है। अब इसके बाद मेले और उत्सवों को देख लेते हैं, जिलेवार देखेंगे ताकि देखने में और याद करने में सुविधा हो। तो इसमें आप देख रहे हैं जैसा कि क्रम संख्या दिया रहेगा। उसके बाद मेला उत्सव है, स्थान जहां पे मेला लगता है, महीना किस महीने में किस तारीख पर लगता है, उसका महत्व क्या है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं, इनसे परीक्षाओं में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले यमुनानगर को देखते हैं। यमुनानगर में अगर देखें तो 52 द्वादशी है, ये गौरी शंकर मंदिर जगाधारी वाला जो क्षेत्र है वहां पे लगता है। इसका जो समय है वो भादों की दूज है। भादो एक महीना होता है, भाद्रपद इसको कहा जाता है, तो उस महीने की जो दूज यानी दूसरी तारीख होती है उस पर ये लगता है। धार्मिक पर्पज इसका है वो तो आप देखकर समझ रहे हैं। इसके बाद कपाल मोचन यहां आप देख रहे हैं। हालांकि देखिए 52 द्वादशी जो होता है ना, द्वादशी ये 12वीं तारीख होती है, लेकिन यहाँ भादो दूज उसकी तिथि के तौर पे दिया है। इसके बाद कपाल मोचन को आप देखें, बिलासपुर इसका क्षेत्र है, कार्तिक पूर्णिमा पर यह लगता है। धार्मिक उत्सव या धार्मिक पर्पज से इसका आयोजन होता है। हजरत शाह कुमैश आजम का जो मेला या उत्सव है ये सढ़ौरा में लगता है, आश्विन मास में ही लगता है, धार्मिक ये भी है। इसके बाद गूगा माड़ी ये जगाधारी में लगता है, भादो वाला जो मौसम है उसमें, बरसात के मौसम में, धार्मिक उद्देश्य इसका भी है। आदि बद्री ये मेला जो है ये कटगढ़ बिलासपुर में लगता है। बैसाख की जो 7वीं तारीख होती है, मतलब तीज और कार्तिक पूर्णिमा ये कई बार आयोजित होता है। बैसाख की जो 7वीं तिथि है, सप्तमी का आप कह सकते हैं, तो उसमें ही आयोजित होता है। उसके अलावा तीज और कार्तिक पूर्णिमा पर भी इसका आयोजन होता है, धार्मिक उद्देश्य इसका भी है। पंचमुखी को देख लीजिए, ये छोली छछरौली वाला जो क्षेत्र है वहां पे लगता है, हर मंगलवार को लगता है, ये धार्मिक उद्देश्य से लगाया गया मेला है। इसके बाद अंबाला जिले को देख लेते हैं, तो यहाँ तीज का मेला लगता है पंजोखड़ा में। सावन सुदी तीज जो होती है वहां पे जुलाई अगस्त के मौसम में लगता है, सावन की तीज में। सामाजिक मेला है, समाज का सामाजिक मेल मिलाप यहाँ आयोजित होता है। तो मेले तो सामाजिक होते ही हैं। गुरु नानक दिवस ये अंबाला में, कार्तिक पूर्णिमासी उनकी जो जन्म की तारीख है अक्टूबर नवंबर में, इसकी कोई फिक्स तिथि नहीं है, मतलब फिक्स महीना नहीं है, ये तिथि के हिसाब से होता है। तो कार्तिक माह की जो पूर्णिमा होती है उस दिन धार्मिक पर्पज से इसका आयोजन होता है। 52 द्वादशी जो है वो यहाँ भी लगता है, भादो दूज अगस्त सितंबर का जो मौसम है, धार्मिक पर्पज इसका भी है, अंबाला क्षेत्र।
इसके बाद मेला काली माई कालका में लगता है चैत्र सुदी 4, मतलब चैत्र की जो चौथी तिथि होती है, इसमें मार्च अप्रैल के महीने में आयोजित होता है। धार्मिक उद्देश्य इसका है दुर्गाष्टमी का मेला, ये मनसा देवी नन्योला वाला जो क्षेत्र है वहां लगता है, चैत्र में लगता है, नवरात्र वाला जो समय है, और धार्मिक उद्देश्य इसका भी है। इसके बाद मेला सतवा तीज है, ये पिंजौर में जेठ में लगता है, जेठ महीने में, ज्येष्ठ इसको कहा जाता है, धार्मिक उद्देश्य इसका भी है। शारदा देवी ये त्रिलोकपुर में लगता है, चैत्र महीने में, धार्मिक उद्देश्य इसका भी है। दुर्गाष्टमी मेला जो है वो रायपुरानी में भी लगता है और चैत्र महीना इसका है, धार्मिक उद्देश्य है। गुगा नवमी वाला जो मेला है, गोगा नवमी इसको कहा जाता है, भादों में आयोजित होती है। केसरी वाला क्षेत्र जो है वहां पे इसका आयोजन होता है, धार्मिक उद्देश्य है। और शिव चौदस ये दुराना में लगता है, फाल्गुन महीने में लगता है और धार्मिक उद्देश्य से मनाया जाता है। कुरुक्षेत्र का जो जिला है, मतलब जिला कुरुक्षेत्र, वहां पे अगर आप देखें तो सूर्य ग्रहण का मेला लगता है। जब भी सूर्य ग्रहण लगे तो सरोवरों में लोग स्नान करने के लिए आते हैं। तो ये कोई मेला नहीं है लेकिन एक परंपरा आप कह सकते हैं। इसके बाद पेहवा मेला जो है ये पेहवा में लगता है, मार्च के मौसम में सरस्वती तीर्थ में लोग स्नान करते हैं। सोमवती अमावस का जो मेला है, सोमवती अमावस का मतलब ये नहीं है कि वो कोई फिक्स तिथि है उसी पर आएगा। जब भी सोमवार के दिन अमावस्या पड़ेगी तो उसको सोमवती अमावस्या कहा जाता है और वो काफी पुण्यदायी मानी जाती है। तो उसके लिए फिर यहाँ वही बता दिया गया है, सरोवरों में स्नान करने लोग आते हैं, अपना पाप धुलने के लिए आते हैं। देवी मेला जो है ये शाहबाद में लगता है, अप्रैल के सीजन में देवी की पूजा होती है। मारकंडा मेला ये शाहबाद में लगता है, प्रत्येक रविवार को पूजा पाठ इसमें होता है, वही धार्मिक उद्देश्य है। महावीर जयंती ये लाड़वा में आयोजित होता है मार्च के महीने में, और महावीर जयंती की फिक्स तारीख है। पूजा पाठ वाला ये भी है। देवी मेला जो है ये भी लाड़वा में लगता है, अप्रैल महीने में, पूजा पाठ इसका भी पर्पज है। बैसाखी का मेला ये कुरुक्षेत्र में लगता है 13 अप्रैल को, जो बैसाखी की तारीख है। सरोवरों में लोग स्नान करने के लिए आते हैं। इसके बाद जिला कैथल को देख लेते हैं। तो जिला कैथल में कुल मिलाकर 4 हैं टोटल। यहाँ देखें, फल्गु ये गांव फरल तहसील कैथल जो है वहां पे आयोजित होता है, और आसोज मास जो होता है वहां पे सोमवती अमावस्या के दिन इसका आयोजन होता है। तालाबों में लोग स्नान करने के लिए आते हैं। मेला पुंडरक को देखें, ये पुंडरी में लगता है, नाम से इसका जुड़ाव यहाँ देख सकते हैं आप। अप्रैल का महीना है, देहाती मेला है गाँव का। गांव के जो मेले होते हैं काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, वहां लोग मिलते हैं, आपस में मेल मिलाप करते हैं, इसीलिए उसका नाम मेला होता है। और जितना भी जरूरत का घर गृहस्थी का सामान होता है, पहले तो पशु और जो किचन का सामान होता है, हल बैल, ये सब मिलते थे वहां पर। लेकिन अब मेलों का स्वरूप बदल गया है, लेकिन फिर भी अभी गांव के मेले काफी रुचिकर होते हैं। तो ये देहाती मेला है। उसके बाद मेला देहाती, ये लुदाना बाबा वाला जो क्षेत्र है वहां पे, और अक्टूबर के महीने में देहाती मेले के तौर पे इसको आयोजित किया जाता है। 52 द्वादशी का मेला यहाँ भी लगता है, शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर। ठीक है, द्वादशी तिथि ही है, पीछे जो दूज दिया है ना वो बहुत हद तक सही नहीं है, तिथि के तौर पे आप देख सकते हैं, लेकिन द्वादशी, चूंकि ये 52 द्वादशी इसका नाम ही है, तो द्वादशी जो है वो 12वीं तारीख होती है, महीने की 12वीं तारीख होती है। 2 पक्ष होते हैं ना एक महीने में, तो उस हिसाब से। और कैथल रेलवे स्टेशन के पास में इसकी लोकेशन है, और इसमें भगवान 52 अवतार की आराधना होती है। भगवान विष्णु के जो अवतार हैं उसमें से दशावतार कहे जाते हैं, तो उसमें से 52 अवतार भी एक है। इसमें वो बौने का रूप धारण करते हैं, और राक्षसों के राजा रहते हैं राजा बलि, उनका अहंकार चूर करते हैं, और शुक्राचार्य की आंख भी फोड़ देते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य बलि को रोकने का प्रयास करते हैं, और जिस कमंडल में पानी भरा रहता है और उसका आचमन करके राजा बलि दान देने का संकल्प लिए रहते हैं, उसी में जाकर शुक्राचार्य घुस जाते हैं, मतलब कमंडल के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद उस कमंडल से पानी ही नहीं निकलता है। तो 52 अवतार लिए हुए भगवान विष्णु तुरंत समझ जाते हैं कि ये शुक्राचार्य का काम है, तो वो अंगुली से उसको खोद देते हैं, और उसके बाद इनकी एक आंख जो है वो फूट जाती है। तो आगे चलते हैं, इंटरेस्टिंग कहानी है, उसे आप याद कर सकते हैं। इसके बाद जिला करनाल को देखें तो देवी का मेला यहाँ लगता है, पढ़ेला जो क्षेत्र है वहां पे, इंद्री वाला इलाका है। अप्रैल में लगता है, देवी पूजा होती है। गुगा पीर का मेला ये भी वहीं इंद्री में ही लगता है, खेड़ा वाले क्षेत्र में। भादों से पहले इसका आयोजन होता है, 3 दिवसीय ये मेला होता है, पूजा पाठ लोग करते हैं। अगस्त का मौसम होता है आमतौर पर, ये भादो सितंबर में भी चला जाता है, तो ये महीने का खिंचाव है। इसके बाद देवी मेला ये इंद्री में लगता है, मार्च में, पूजा पाठ वाला। और सिमरनदास बाबा की समाधि पर मेला लगता है, जो उर्स और समाधियां होती हैं वहां मेले आयोजित होते हैं, तो उसमें इंद्री क्षेत्र है इसका, अक्टूबर में लगता है 3 दिन तक। परासर का मेला ये तरावड़ी में लगता है, फरवरी के मौसम में, शिव पूजा इसमें होती है। और रामलीला तथा दशहरा ये तो भाई जगजाहिर मेला है, करनाल में इसका आयोजन होता है अक्टूबर। रामलीला इसमें होती है कुल मिलाकर, मतलब रामलीला चलती है, उसके बाद फिर रावण वध होता है, दशहरा लोग मनाते हैं। इसके बाद आप अगला देख रहे हैं, यहाँ पे रामलीला तथा दशहरा हो चुका है। पंख देवी का मेला जो है ये करनाल में लगता है अक्टूबर में, देवी पूजा इसमें होती है। पांडु मेला ये पपहाना जो क्षेत्र है असंध वाला, वहां पे लगता है, प्रतिमास यानी प्रत्येक महीने इसका आयोजन होता है। स्नान लोग करने इसमें आते हैं, कोई खास तिथि निर्धारित करके।
उसके बाद देवी मेला यहाँ अप्रैल में देखिए, ये सालवान संध क्षेत्र में लगता है, पूजा पाठ वाला मेला है, धार्मिक है। छड़ियों का मेला ये अमूपुर में लगता है, छड़ी पूजा होती है इसमें, ये एक बड़ी बात है। सितंबर में इसका आयोजन होता है। इसके बाद पानीपत जिले की ओर बढ़ चलते हैं तो माता का मेला यहाँ आप देख रहे हैं, तिवाह क्षेत्र में इसका आयोजन होता है। चैत्र महीने की जो यहाँ तारीख है उसमें आप देखें, सीली सातम, चैत्र महीने की जो सीली सातम है उस पर इसका आयोजन होता है, मतलब सप्तमी की बात हो रही है, सप्तमी जो तिथि होती है। माता की पूजा से छोटे बच्चों को माता नहीं निकलती है। यहाँ माता किसको कहा जा रहा है आप समझ रहे हैं? चेचक को कहा जा रहा है। तो चेचक के रोग से बचाव के लिए उसको छोटी माता कहा जाता है। तो उसके बचाव के लिए देवी की लोग उपासना करते हैं और देवी की उपासना में काफी साइंटिफिक मेथड यूज किए जाते हैं। क्योंकि नीम के पेड़ को शीतला माता माना जाता है हिंदू धर्म में, तो नीम की पत्तियों का इस्तेमाल लोग करते हैं। और नीम की पत्तियां आप जानते हैं कि ये सबसे तगड़ा एंटीबायोटिक होता है प्राकृतिक तौर पे। तो चेचक वैसे ही भाग जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए माता का मेला ये अदमी में लगता है। ये चैत्र महीने की जो 14 है, मतलब 14वीं तारीख, या आश्विन महीने की 14 है, उस पर इसका आयोजन होता है, अर्थात 2 बार माता की पूजा इसमें भी होती है। और दुर्गाष्टमी मेला ये देवी मंदिर जो पानीपत वाला क्षेत्र है वहां लगता है। ये जो आश्विन मास की अष्टमी तिथि है और चैत्र मास की अष्टमी तिथि है उस पर इसका आयोजन होता है, पूजा होती है इसमें। कलंदर की मजार ये पानीपत में है। और यहाँ पर रमजान के महीने में ये मेला लगता है, मतलब 14 से लेकर 15वें चांद की जो तारीखें होती हैं, और त्रयोदशी की तारीख जो फाल्गुन में होती है, जबकि सावन में अगर देखें तो तीज की जो तारीख होती है उस पर अलग अलग बार नमाज अदा करने के लिए लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। गुगा पीर वाला जो मेला है वो यहाँ भी लगता है, मतलब पानीपत जिले में आसन खुर्द वाले क्षेत्र में लगता है। और इसमें जो फाल्गुन की त्रयोदशी है उसमें इसका आयोजन होता है, और सावन की तीज पर भी आयोजित होता है। गूगे की पूजा होती है। इसके बाद शिवरात्रि मेला, ये आप जानते हैं कि फाल्गुन में पड़ता है, हालांकि सावन महीने की तीज पर भी इसको आयोजित किया जाता है। कारण क्या है? शिवरात्रि वैसे तो फाल्गुन महीने में ही आयोजित होती है, लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि उस समय भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, और माता पार्वती ने जो कठोर तपस्या की थी जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति होती है वर के रूप में, तो उनकी तपस्या सफल तीज के दिन होती है। इसीलिए जो सुहागिन महिलाएं हैं वो उसी दिन उपवास रखती हैं, ये परंपरा है। ठीक है, तो दोनों जो तिथियां हैं, मतलब जिस दिन उन्होंने अपने वर को प्राप्त किया था और जिस दिन बकायदा विवाह किया था, वो दोनों तिथियों पर यहाँ मेला लगता है। इसके बाद पाथरी माता का मेला जो है उसे आप देखिए, ये पाथरी में लगता है, नाम से यहाँ क्लियर है। चैत्र और आषाढ़ माह का जो हर बुधवार होता है उस पर इसका आयोजन होता है, और शादी का गठजोड़ा उतारने के लिए और लोग मुरादें पूरी करने के लिए आते हैं। शादी के बाद या शादी के समय परंपरा के हिसाब से या जो रीति रिवाज होता है, कक्कन बांधा जाता है, वो कंगन होता है असल में, और वो इस बात का संकल्प होता है कि अभी जो वर और वधू है वो आपस में संबद्ध नहीं हुए, मतलब उनका जो शारीरिक संबंध है वो नहीं बना है। ठीक, तो कक्कन का त्याग करना होता है, उसके बाद वो अपनी वंशावली बढ़ा सकते हैं, ये इसका उद्देश्य है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए अभी और भी एक मेला बचा था, माता का मेला, ये बहौली में भी लगता है। सीली सातम वही सप्तमी तारीख है चैत्र महीने की। असल में चैत्र में नवरात्र पड़ता है, तो नवरात्र में ये शीतला माता की जो पूजा है, ये चेचक या इस प्रकार की जो संक्रामक बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए वो की जाती है। तो इसमें वही बच्चों को माता नहीं निकलती। और जिला जींद को देख लेते हैं भाई। यहाँ हटकेश्वर मेला जो है ये लगता है गांव हाट में, और सावन सुदी का जो आखिरी रविवार होता है उसमें स्नान करने के लिए लोग आते हैं। शिव जी का जो मेला है वो भूरायण में लगता है, ये सावन और फाल्गुन दोनों में लगता है, शिव पूजा इसमें होती है। बिलसर का मेला जो है वो हंडेसर हंसडेहर जो क्षेत्र है वहां पे लगता है। सोमवती अमावस जब भी पड़ेगी तब भी लगेगा। उसके बाद जुलाना को देख लीजिए, तो ये जुलाना में ही मतलब क्षेत्र इसका है, और फाल्गुन तिथि की जो मतलब फाल्गुन महीने की जो रविवार की तारीख होती है, मतलब रविवार का दिन होता है, उसमें इसका आयोजन होता है, धार्मिक मेला है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ राम राय हृद का नाम आप देख रहे हैं, तो ये मेला जो है ये राम राय में लगता है। बैसाख कार्तिक जो पूर्णिमासी होती है, बैसाख महीने की पूर्णिमा और कार्तिक की जो पूर्णिमा, उस पर इसका आयोजन होता है। और भगवान परशुराम के मंदिर में पूजा करने के लिए लोग आते हैं, पवित्र स्नान करते हैं आदि। पांडु पिंजारा ये पिंडारा में लगता है, और हर अमावस्या को इसका आयोजन होता है। स्नान और पिंडदान, लोग अपने पितरों को यहाँ भोजन खिलाने के लिए आते हैं, श्राद्ध करते हैं। और बूढ़ा बाबा मेला जो है ये बूढ़ा बाबा मेला असल में है, जींद में लगता है, रविवार को, धार्मिक मेला है। श्याम जी मेला ये पड़ाना का है, फाल्गुन की द्वादशी में इसका आयोजन होता है, तिथि दी हुई है, धार्मिक उद्देश्य इसका भी है। बाबा भोलूनाथ मेला ये खरक राम जी में लगता है, होली के दिन इसका आयोजन होता है, ये रंग उत्सव कहा जा सकता है, धार्मिक पर्व ये भी है। इसके बाद देवी पूजा जो है ये चैत्र की अष्टमी पे होती है, गांगेट हड़ी में, और धार्मिक उद्देश्य इसका है। नागदेव का मेला जो है ये घोघड़िया में लगता है भादों की पंचमी को, और भादों की पंचमी जो होती है उसी को नाग पंचमी या पचैया कहा जाता है, गांव में पचैया बोलते हैं। तो उस दिन सर्प की पूजा करते हैं, ठीक है, तो वो नागदेव का मेला जो है वो लगता है। धमतान साहेब का मेला यहाँ देखें,
धमतान में लगता है। ये सिखों और हिंदुओं दोनों की एकता का प्रतीक माना जाता है। गुरुद्वारा और मंदिर दोनों यहाँ मिक्स होकर काम करते हैं। तो हर माह की अमावस को इसका आयोजन होता है। शिव मेला जो है ये बड़ौद में लगता है। श्रावण की कृष्ण पक्ष की जो 14वीं तिथि होती है, शिव पूजा लोग करते हैं। नाग क्षेत्र तीर्थ ये सफीदों वाला क्षेत्र है। श्रावण मास की पंचमी ये आप देख रहे हैं, और उसके बाद शिव पूजा इस पर होती है। मेला सच्चा सौदा ये सफीदों में लगता है हर माह की अमावस को। धार्मिक आस्था सिखों से संबंधित ये त्योहार है। इसके बाद मेला सिंहपुरा, ये सिंहपुरा में लगता है। गुरुपुरु की जो पूर्णमासी होती है उस पर इसका आयोजन होता है। मतलब गुरु तेग बहादुर के बलिदान की जो स्मृति है उसमें इसका आयोजन होता है। मेला जामनी, ये जामनी में ही लगता है, और चैत्र मास की जो कृष्ण पक्ष की सप्तमी होती है उस पर इस धार्मिक मेले का आयोजन होता है। जिला रोहतक को देख लेते हैं। मेला बाबा यहाँ देख लीजिएगा, मेला बाबा मस्तनाथ, ये जो मेला है ये अस्थल बोहर में लगता है। फाल्गुन की जो अष्टमी और नवमी होती है, मतलब फरवरी मार्च का मौसम होता है, उसमें इसका आयोजन होता है। बाबा मस्तनाथ या मस्तराम जो है उनकी याद में लगता है। इसके बाद बाबा गंतीदास, ये छुड़ानी में लगता है। फाल्गुन सुदी जो फरवरी मार्च का मौसम है उसमें, और उसके बाद भादो बदी। सुदी और बदी का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे उजला पक्ष और अंधेरा पक्ष हो रहा है। जैसे एक महीना होता है ना, चाहे वो फाल्गुन हो चाहे भादो हो चाहे जो भी हिंदी महीना हो, तो उसमें 15-15 दिन का पखवाड़ा बंधा होता है। एक उजला पक्ष होता है जिसको कि शुक्ल पक्ष कहा जाता है, तो उसको सुदी कहते हैं, और जो कृष्ण पक्ष होता है उसको बदी कहते हैं। तो यहाँ आप इसी से समझ सकते हैं। तो फाल्गुन का जो सुदी यानी उजला पक्ष होता है उसमें इसका आयोजन होता है, और भादो महीने का जो अंधियारा पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, उसमें इसका आयोजन होता है। और भादो का जो महीना है वो आमतौर पर अगस्त सितंबर में पड़ता है। अब यहाँ संत गंतीदास की याद में इसका आयोजन होता है। इसके बाद मेला श्याम जी को आप देख रहे हैं। दुबलधन माजरा में इसका क्षेत्र है, वहाँ आयोजित होता है। फाल्गुन महीने की जो सुदी वाली द्वादशी है उसमें इसका आयोजन होता है, और यहाँ बच्चों के मुंडन वगैरह के जो संस्कार हैं वो होते हैं। और इसके अलावा नववधू को आशीर्वाद वगैरह, मतलब विवाह के बाद यहाँ जो जोड़े हैं वो आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। इसके बाद मेला शिवरात्रि को देख लीजिए। किलाई में इसका आयोजन होता है। फाल्गुन और श्रावण में आयोजित होता है। भगवान शिव की पूजा होती है। बाबा जमुनादास का मेला ये भालोट में आयोजित होता है। चैत्र की जो अष्टमी तिथि है, मतलब उजले पक्ष की अष्टमी है, उसमें इसका आयोजन होता है बाबा जमुनादास की याद में। मेला माता जो है ये आयोजित होता है रोहतक में। चैत्र में हर बुधवार को इसका आयोजन होता है, और देवी माता जो है वो चेचक से रक्षा करेंगी, ये पीछे भी हमने देखा है। तीज मेला जो है ये तीज में, मतलब तीज का जो सीजन है उसमें जुलाई अगस्त में आयोजित होता है। नए वस्त्र पहन के झूला झूलते हैं, कजरी तीज, कजरी मनाते हैं। तो रोहतक इसका क्षेत्र है। इसके बाद दशहरा जो है ये आश्विन की जो तारीख है, मतलब सितंबर अक्टूबर में जब भी दशहरा पड़े तो रोहतक में इसका आयोजन होता है। मल्हार लोग गाते हैं, रावण के बुत को जलाया जाता है, जो कि हर जगह होता है। मेला जन्माष्टमी को देखेंगे आप, रोहतक में इसका आयोजन होता है। भादो की जो बदी है यानी अंधेरा पक्ष है उसमें अष्टमी तिथि को इसका आयोजन होता है। और जन्माष्टमी है तो यही कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो भादो की थी, उसी दिन तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो उनकी पूजा होती है, उनका हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है। उसके बाद गुगा नवमी, यहाँ देखें बादली क्षेत्र में आयोजित होता है। भादों की जो अंधेरी तारीख है, मतलब नौवीं तारीख है, मतलब नौवीं तिथि है, उसमें इसका आयोजन होता है। गुगा पीर की पूजा होती है, ये एक पीर है, मतलब संत है। इसके बाद होला मोहल्ला, ये लाखन माजरा में आयोजित होता है। और फाल्गुन की जो पूर्णिमा है उस दिन इसका आयोजन होता है। मतलब आप समझ रहे हैं फाल्गुन की पूर्णिमा का मतलब क्या है, होली का दिन। तो गुरु तेग बहादुर की याद में इसको मनाया जाता है। इसके बाद सालोनी, राखी का जो उत्सव है ये जुलाई अगस्त में पूर्णमासी जो सावन महीने की पूर्णिमा होती है उस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है ना, तो वही चीज है। इसको सलोनी कहा जाता है, सावनी सलोनी पूर्णिमा, ठीक। तो ये सलोनी उत्सव जो है ये असल में रक्षाबंधन का है। बहादुरगढ़ झज्जर, और बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। इसके बाद मेला बाबा बूढ़ा, तो ये आसोदा में आयोजित होता है। सितंबर अक्टूबर का मौसम है वो आप देख रहे हैं, और यहाँ मन्नत पूरी होती है, लोग मानते हैं। इसके बाद गुरुग्राम और नूह को देख लेते हैं जिले के हिसाब से। तो शीतला माता मेला है, ये गुरुग्राम में लगता है। चैत्र और आषाढ़ महीने में मंगलवार और सोमवार के दिन शीतला देवी, वही नीम की पूजा होती है। और उसके बाद बुद्धो माता मेला, ये मुबारकपुर में लगता है। मार्च के हर सप्ताह में 2 दिन इसका आयोजन होता है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु आते हैं तथा देवी की पूजा की जाती है। इसके बाद गुगा नवमी को देखिए, इस्लामपुर में इसका आयोजन होता है। भादों के 9वें दिन गुगा पीर की पूजा की जाती है। और भक्त पूर्णमल का मेला ये कासन में लगता है। भादों की जो सुदी यानी उजला पक्ष है उसमें 12, 13 और 14 तारीखों पर इसमें पूर्ण भक्त की पूजा होती है। इसके बाद बूढ़ी तीज, नाम भी काफी अच्छे अच्छे हैं। ये आल दूरका में लगता है असल में, और भादों की जो उजले पक्ष की दूसरी तारीख यानी दूज है उसमें लगता है। मुस्लिम मेला है, मतलब धार्मिक इसका भी महत्व है। इसके बाद महादेव का मेला ये इच्छापुरी में लगता है। फाल्गुन की जो उजले पक्ष की 14वीं और 15वीं तारीख है, मतलब 14 आप कह सकते हैं, या
पूर्णिमा कह सकते हैं, तो उसमें इसका आयोजन होता है, महादेव की पूजा होती है। रामनवमी का जो मेला है वो फिरोजपुर में लगता है मार्च अप्रैल में, जब रामनवमी पड़ती है तब इसका आयोजन होता है। ठीक, शिवजी का मेला ये पुन्हाना में लगता है फरवरी में, शिवजी की पूजा होती है। शाह चोखा खोरी का जो मेला है, नाम देखिए, शाह चोखा खोरी, ये खोरी में लगता है, अप्रैल मई इसका सीजन है। और मुस्लिम मेला ये है। तीज का मेला ये श्रावण की जो तृतीया मतलब तीसरी तारीख होती है, उसमें उजले पक्ष में इसका आयोजन होता है। तीज पूजा इसमें होती है, गुरुग्राम क्षेत्र इसका हो गया। इसके बाद रावण मेला आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये फिरोजपुर झिरका में लगता है, चैत्र सुदी 8वीं तारीख जो है रावण का पुतला जलाया जाता है। शिवजी का मेला जिरासी में लगता है, श्रावण फाल्गुन 14वीं तारीख शिव पूजा इसमें होती है। शिवजी का मेला सिवाड़ी में लगता है, श्रावण इसका देख लीजिए आप, शिव पूजा कुछ तो नाम से ही क्लियर है। उसके बाद देवी मेला जो है ये बुढ़ेला में लगता है, बुढ़ेड़ा इसको कहा जाता है, चैत्र की जो आसोज है उसमें। और देवी पूजा इसमें भी होती है। नाग पूजा जो है ये नांगल मुबारकपुर में भादों की जो 6वीं तारीख है उजले पक्ष की, उसमें नाग पूजा के लिए आयोजित होता है। शिवजी का मेला ये फिरोजपुर झिरका में मार्च अप्रैल में शिवजी की पूजा इसमें होती है। इसके बाद अब सोनीपत की ओर चलते हैं, तो सोनीपत में डेरा नग्न बालकनाथ ये मेला का नाम है। रबड़ा तहसील गोहाना में इसका आयोजन होता है। फाल्गुन के जो उजले पक्ष की 9वीं तारीख है उसमें इसका आयोजन होता है। बाबा बालकनाथ की पूजा होती है और कनपाड़े साधु की गद्दी की पूजा की जाती है, ये हिंदू आस्था का प्रतीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखें आप मेला देवी गोहना वाला जो क्षेत्र है उसे आप देखें, और इसमें होता क्या है, तो चैत्र की जो उजले पक्ष की 8वीं तारीख होती है मार्च अप्रैल में, उसमें और आश्विन की जो तारीखें होती हैं उसमें सितंबर अक्टूबर में इसका आयोजन होता है। देवी पूजा होती है। यमुना स्नान वाला आप देख लीजिए यहाँ पर है, बेगा ये सोनीपत वाला क्षेत्र, शुद्धि का जो हर रविवार है उसमें इसका आयोजन होता है। धार्मिक विश्वास ये है कि नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यमुना स्नान वाले मेले में यही होता है, पानी में डुबकी लगाइए और जितना भी आपने सिन किया हुआ है, पाप किया है, वो सब पानी में चले जाते हैं। और ये मान्यता जो है ये व्यर्थ है, क्योंकि जब तक मन साफ नहीं है तब तक नहाने का कोई फायदा नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। खैर, इसके बाद देखिए मेहरीपुर जो सोनीपत वाला क्षेत्र है वहां पे, मतलब तहसील सोनीपत है असल में, तो श्रावण मास में ये लगता है और आखिरी रविवार जो होता है उसमें यथोपरी का मतलब है कि ऊपर वाला जो काम है वो इसमें भी किया जाता है। मेला साझी, ये साझी का मतलब शाम के समय लगता है। चुलकाना तहसील सोनीपत है, वहां पे इसका आयोजन होता है। साझी के मंदिर में भेंट चढ़ाई जाती है और फाल्गुन महीने में इसका आयोजन होता है। सतकुंभा का मेला देखिए, खेड़ी गुज्जर तहसील सोनीपत, श्रावण में इसका आयोजन होता है, जुलाई अगस्त का आखिरी रविवार। और परंपरा के हिसाब से किसी समय, यहाँ मतलब किसी भी समय की बात है, पुराना समय, तो उस समय चक्का बहन की राजधानी के तौर पे इसे देखा जाता था। और चुमकत ऋषि या चुमकंद ऋषि जो थे वो यहाँ से 3 मील की दूरी पर चुलकाना गांव में समाधि लगाकर बैठे थे। दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हुई और अपनी शक्ति से ऋषि ने राजा को राख में मिला दिया। और कुछ समय बाद चुमकत ऋषि के चेले यहाँ से गुजरे तो यहाँ बावली बना दी। तो ये पुरानी कहानियां हैं, इससे आप इसे याद कर सकते हैं, सतकुंभा मेला को। इसके बाद मेला बाबा शमक शाह है, तो ये खुबड़ू जो तहसील सोनीपत है उसी में इसका आयोजन होता है। फाल्गुन की पूर्णमासी पर ही आयोजित होता है। सैयद संप्रदाय के एक संत की यहाँ समाधि है जिस पर की चादर वगैरह चढ़ाई जाती है, ठीक है। और ये जड़ी बूटी से लोगों का इलाज करते थे और इनकी मृत्यु के बाद ये हिंदू और मुसलमान दोनों इनके शिष्य थे, तो यहाँ ये आस्था का प्रतीक है। इसके बाद मेला रक्षाबंधन, ये हिंदू स्कूल के पास में लगता है और श्रावण की पूर्णमासी में आयोजित होता है। सोनीपत वाला क्षेत्र ये भी है। देवी मेला ये चटाना में लगता है, जो चैत्र की 7वीं यानी सप्तमी होती है उसमें इसका आयोजन होता है। जिला फरीदाबाद और पलवल वाले क्षेत्र को देखते हैं तो रक्षाबंधन फरीदाबाद, वही पूर्णिमा वाला, और देवताओं की झांकियां इसमें निकलती हैं, ये एक बड़ी बात। बराही वाला जो है ये फरीदाबाद में आयोजित होता है। पूर्णिमा चैत्र की जो होती है उस दिन देवी की पूजा होती है। बलदेव छठ जो है ये छठ 9वीं और 10वीं तारीख जो है उसमें आयोजित होती है और बल्लभगढ़ वाले क्षेत्र में लगती है। और इसमें बल्लभगढ़ में बलदेव की जन्म की तिथि के उपलक्ष्य में इसका आयोजन होता है, मतलब इस मेले को आयोजित किया जाता है। माता कालका ये मोहना में लगता है, चैत्र सुदी 8वीं तारीख इसकी है। माता की पूजा की जाती है। गूगा नवमी यहाँ भी आप देख रहे हैं वही चीज है, मतलब बहबलपुर इसका क्षेत्र है। गूगा पीर की याद में इसको आयोजित किया जाता है। उदासनाथ का मेला जो है वो अलावलपुर में लगता है। फाल्गुन की जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है उसमें इसका आयोजन होता है। सिद्ध बाबा उदासनाथ की समाधि है, हर इच्छा यहाँ पूरी होती है, भाई मनौती मानिए, तो वो वाला मेला है। इसके बाद फूलडोर ये अतरचट्टा में लगता है और ये चैत्र की जो अंधेरे पक्ष की दूज होती है, मतलब दूसरी तारीख होती है, उसमें सिद्धनाथ बाबा की जो बख्शीनाथ की मजार है वहां पे इनकी याद में मेला आयोजित होता है। जन्माष्टमी वाला मेला ये भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी पे आयोजित होता है धतीर में, और इस अवसर पे एक बड़े दंगल का आयोजन किया जाता है। आमतौर पे अपने देश में नागपंचमी के अवसर पर दंगल आयोजित किए जाते हैं, लेकिन यहाँ जन्माष्टमी पर किया जाता है और पहलवानों को काफी आकर्षक इनाम मिलता है।
रक्षाबंधन का मेला ये पंचवटी पलवल में भी लगता है श्रावण सुदी पूर्णिमा पे। प्राचीन मंदिर यहाँ पे है और ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान जो पांडव थे वो यहाँ पे रेस्ट लेने के लिए आए थे। तो पांडव जो है वो दुर्योधन की वजह से मारे मारे फिरते हैं लंबे समय तक, मतलब 13 साल का उनका पूरा लंबा टूर रहता है जंगल का। उसमें से 1 साल अज्ञातवास का निकाल दीजिए तो 12 साल तगड़ा वनवास रहता है। और इस वनवास के दौर में वो पूरे भारत का भ्रमण कर डालते हैं, दक्षिण से लेकर उत्तर तक घूम फिर डालते हैं। अब देखिए, फूलडोल का मेला जो है ये बंचारी दी घाट में लगता है और चैत्रपति दूज पे इसका आयोजन होता है। रबी की फसल भेंडोली शोंध की कटाई की खुशी में इसका आयोजन किया जाता है। रक्षाबंधन औरंगाबाद खाम्बी श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बलदेव छठ को आप देख रहे हैं ये मुंडकटी में भी आयोजित होता है और बलराम की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में इसका आयोजन होता है। कनुआ का ये गाढ़ोता में आयोजित होता है। भादो की जो अंधेरी पक्ष की एकादशी होती है उसमें इसका आयोजन होता है। जुलाहा जाति के कनुआ का, यहाँ आप देख रहे हैं, जुलाहा जाति से कनुआ का भक्त था और उसी की याद में इसका मेला लगता है। इसके बाद रामनवमी का जो मेला है ये भेंडोली में भी लगता है भादो की नवमी में और राम जन्म के उपलक्ष्य में। यहाँ थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, रामनवमी का मेला है तो ये चैत्र की नवमी में लगता है, न कि भादो की नवमी में, और राम जन्म के उपलक्ष्य में इसको आयोजित किया जाता है। दशहरा जो है वो होंडल बामनी खेड़ा हसनपुर में आसाद सुदी दशमी में आयोजित होता है और इस दिन भगवान राम ने रावण को मारा था। दशहरा किस लिए मनाया जाता है ये कहानी सुनाने की आवश्यकता तो है नहीं। तो गांव में गहमा गहमी रहती है, मतलब वही रावण दहन का काम होता है, रामलीला वगैरह चल रही होती है, यही सब होता है। सती मेला को देखें तो ये जो माह की बदी दूज होती है उसमें होडल में आयोजित होता है। सती मंदिर में पूजा की जाती है। शिव चौदस जो है ये मैरोली में आयोजित होती है और इसमें फाल्गुन महीने की जो 14वीं तारीख होती है, चौदस होती है, उसमें इसका आयोजन होता है शिव जी के जन्म के उपलक्ष्य में। वैसे तो भगवान शिव को अजन्मा माना जाता है लेकिन यहाँ जन्म के उपलक्ष्य में मेला मानते हैं। इसके बाद दादा कान्हा रावत ये बहीन में आयोजित होता है फाल्गुन पंचमी पर। और दादा कान्हा रावत ये पाल के सरदार थे और औरंगजेब ने उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाना चाहा। जब वो नहीं मानते हैं, औरंगजेब के जिम्मे बहुत सारे बदनुमा दाग हैं क्योंकि वो एक तो बहुत कट्टरपंथी था, दूसरा वो दूसरे धर्म के लोगों को बहुत परेशान करता था। मंदिरों को तोड़ना और धर्मांतरण कराना उसके शगल थे, मतलब उसके प्रिय काम थे। तो उसने क्या किया कि इन्हें मुसलमान बनाने का प्रयास किया और ये मानते नहीं है। उसके बाद नतीजा वही, जिंदा इन्हें जमीन में दफन कर दिया जाता है। तो इन्हीं की याद में ये मेला आयोजित होता है। यहाँ आप वही चीज देख रहे हैं। इसके बाद हिसार जिले वाला देखिए, देवी का मेला यहाँ 2 जगह लगता है, एक तो बास में और दूसरा बनभोरी में। समय वही है, चैत्र और आश्विन वाला महीना, देवी की पूजा होती है। दशहरा मेला ये विजयादशमी के उपलक्ष्य में वही भगवान राम के रावण पर विजय अभियान को लेकर मनाया जाता है। हांसी, हिसार, बरवाला, उकलाना वाला जो क्षेत्र है वहां पे इसका आयोजन होता है। जन्माष्टमी का जो मेला है वो हमने पीछे भी देख लिया है, हिसार के सभी गांव में। और हिसार और हरियाणा क्या चीज है, मतलब पूरा जो देश है उसमें आयोजित किया जाता है जन्माष्टमी का मेला। ये कोई एक क्षेत्र का सीमित तो है नहीं। और भादो मास का जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होती है उसमें इसका आयोजन होता है। इसमें गुरु जन्मेश्वर जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है साथ में। गुगा नवमी यहाँ भी है, गुगा पीर की पूजा होती है हिसार वाले क्षेत्र में। शिव जी का मेला ये सीसवाल की किरमारा वाला जो क्षेत्र है वहाँ फाल्गुन में लगता है। शिवरात्रि में शिव जी की पूजा की जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं, काली देवी का जो मेला है वो हांसी में लगता है। देवी पूजा मई मास में होती है। अग्रसेन जयंती मेला जो है वो अग्रोहा में लगता है और अक्टूबर में 3 दिवसीय मेला होता है। महाराजा अग्रसेन की स्मृति में इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, जिला सिरसा को देख लेते हैं। तो सिरसा जिले में दशहरे का मेला वही विजयदशमी ऐतिहासिक मेला, और उसके बाद रामदेव जी का मेला, ये रामदेवी जी का मेला माफ कीजिएगा, ये कागदाना और गिरोरानी में लगता है। माघ की जो 10वीं तारीख होती है उजले पक्ष की, उसमें इसका आयोजन होता है। धार्मिक मेला है। तीजों का मेला ये तीज पर लगता है, सावन की जो तीज होती है। सांस्कृतिक मेला है, सिरसा में लगता है। बाबा भुगमताह का जो मेला है, बाबा भुगमताह का मेला ये मंगाला, मौजदीन, मल्लेवाला और गिंदड़ावाली में लगता है। संक्रांति के दिन लगता है, मतलब मकर संक्रांति की बात हो रही है। धार्मिक मेला है। बैशाखी मेला ये बैशाखी के दिन लगता है। भादो की जो नवमी है उस दिन इसमें लिखा हुआ है, लेकिन बैशाखी की तारीख पर लगता है, यानी अप्रैल वाला सीजन होता है। सिरसा और चौरमार वाला क्षेत्र इसका है, धार्मिक मेला है। गणगौर का मेला ये इसमें गण और गौर मतलब गौरी देवी की पूजा होती है, माता पार्वती की। सिरसा में इसका आयोजन होता है और ये चैत्र की जो तृतीया और पंचमी है उसके बीच में आयोजित होता है। सांस्कृतिक मेला है। इसके बाद नेक्स्ट गुरु गोविंद सिंह का पर्व ये सिरसा चौरमार में आषाढ़ की जो सप्तमी है उसमें आयोजित किया जाता है। धार्मिक मेला है। गुरु नानक देव का पर्व ये आश्विन की पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है। धार्मिक मेला है। मेला सच्चा सौदा ये सिरसा और जगमाल दोनों जगह लगता है। ये 17-18 अप्रैल और 13-14 नवंबर को आयोजित किया जाता है। धार्मिक मेला है ये भी। और सरसाई नाथ का मेला जो है ये सिरसा में लगता है और चैत्र की जो एक्कम होती है उजले पक्ष की उसमें इसका आयोजन होता है। धार्मिक मेला ये भी है। राधा स्वामी मेला जो है ये सिकंदरपुर में लगता है मार्च और सितंबर में। धार्मिक मेला ये भी है।
झज्जर जिले में 2 आप देख रहे हैं, एक तो सालोनी राखी वाला है, सलोनी पूर्णिमा कहा जाता है उसे, तो वही श्रावण का जो पूर्णिमासी वाला दिन होता है रक्षाबंधन, वो वाला हो गया, झज्जर में लगता है। और मेला देवी जो है वो बेरी में लगता है। इसमें देवी माता भीमेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। ठीक है, इसके बाद जिला फतेहाबाद में आप एक ही देख रहे हैं, दशहरा मेला है, और इसमें फतेहाबाद और भुनावाला क्षेत्र जो है वहां इसका आयोजन किया जाता है। राम की रावण पर विजय का जो पूरा पर्व है उसको इसमें मनाया जाता है। इसके बाद जिला भिवानी और चरखी दादरी को देख लेते हैं इसमें। तो इसे आप देखिए, देवी का मेला जो है वो देवसर पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है वहां लगता है। चैत्र की और आश्विन की जो अष्टमी है उसमें देवी पूजा होती है। पूर्णमासी का मेला ये तोशाम में लगता है। वही कार्तिक और वैशाख का जो अंतिम दिन होता है, मतलब पूर्णिमा होती है, उस दिन इसका आयोजन होता है। इसमें गीत गाए जाते हैं। बाबा नागा मेला ये नौरांजगढ़ में लगता है। बाबा नागा की पूजा होती है, नागा पूजा इसमें कही जाती है। दशहरा मेला वही विजयादशमी पर लगता है, भिवानी, दादरू, लोहारू। तो ये तो पूरा राष्ट्रव्यापी और राज्यव्यापी मेला है, उसमें कोई संदेह नहीं। जन्माष्टमी वाला आपने देखा, भादो मास की जो अष्टमी तिथि होती है, कृष्ण भगवान का जन्म होता है, तो भिवानी, दादरी, लोहारू। इसके बाद मेला बाबा खेड़े वाला, ये नौरंगाबाद में लगता है, रक्षाबंधन के दिन लगता है, मतलब सावन महीने की जो पूर्णिमा है। और इसके बाद मेला मुंगीपा है, तो ये रिवासा में लगता है, और कार्तिक की सुदी चौदस जो है उसमें बाबा जी की समाधि पर पूजा होती है। सती का मेला यहाँ भी लगता है, तो इसमें दादी जगते सती की पूजा होती है। भादो की जो पंचमी होती है उजले पक्ष की, उसमें खरक कला में इसका आयोजन होता है। इसके बाद महेंद्रगढ़ जिले में चलते हैं, तो दुल्हंडी का मेला जो है ये लगता है बुचौली गांव में, नई मंडी नरनौल वाला जो क्षेत्र है। और चैत्र की जो कृष्ण पक्ष की एक्कम होती है उस दिन ये धार्मिक मेला आयोजित होता है। माता मसानी का मेला ये महेंद्रगढ़ का ये धार्मिक मेला है। शीतला माता का मेला ये गांव नूनी शेखपुरा गांव का है। इसमें तिथि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि किस क्षेत्र में लगता है। ठीक है, इतनी सारी तिथि आप नहीं रट सकते, ये ईमानदारी की बात है। और सही बात यह भी है कि इतनी सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आप एकदम से दिमाग में रट्टा नहीं मार सकते, इसको आप बार बार पढ़ेंगे, यही एकमात्र विकल्प है। तो इसमें शीतला माता का मेला जो है वो गांव नूनी शेखपुरा गांव में लगता है, धार्मिक मेला ये भी है। देवी माता का मेला ये अटेली, बेगपुर, नांगल चौधरी वाला जो क्षेत्र है वहां पे आयोजित होता है। ये सभी चैत वाले मेले हैं, तो आप महीना भी याद करें तो बड़ी बात है। धार्मिक मेला ये भी है। बुद्धो माता का मेला जो है वो नई सराय नारनौल में लगता है, चैत्र की जो अंधेरे पक्ष की अष्टमी है, धार्मिक मेला है। भैरूनाथ बाबा का मेला ये शोभा सागर नरनौल में लगता है, धार्मिक मेला है। माता गुड़गांव वाली का मेला जो है ये नलापुर नरनौल में लगता है, और चैत्र में ये भी आयोजित होता है, धार्मिक मेला है। बाबा सांवलदास का मेला ये मुकुंदपुरा गांव में लगता है, चैत्र में इसका भी आयोजन होता है, ये धार्मिक मेला है। शनिदेव का मेला ये अमावस्या जो चैत्र की होती है उस दिन आयोजित होता है, चांदूवाड़ा और नरनौल में, ये भी धार्मिक मेला है। इसके बाद आगे चलते हैं, बाबा मौजीनाथ को आप देख, गांव घाटा शेर में इसका आयोजन होता है, धार्मिक मेला है। दुर्गा माता का मेला ये गांव सिरोही में, बहाली, गढ़ी और महासर में भी लगता है, धार्मिक मेला ये भी है। रामनवमी का मेला ये चैत्र में लगेगा ही, धार्मिक मेला है, गांव खेड़ी, मौखुता और बामनवास में लगता है। हनुमान जयंती का मेला जो है वो शोभा सागर, नरनौल और गांव दोचाना में लगता है, चैत्र महीने की जो पूर्णमासी होती है उस दिन मनाया जाता है। और उसके बाद भूरा भवानी का मेला ये भी धार्मिक मेला है, बैसाख में लगता है, महेंद्रगढ़ में। शिवजी का मेला ये बागौत, महेंद्रगढ़ वाले क्षेत्र में लगता है, सावन के महीने में, और ये धार्मिक मेला या धार्मिक उत्सव कहा जा सकता है। तीज का मेला या तीज का उत्सव ये नरनौल, महेंद्रगढ़ का है, श्रावण में ये भी लगता है, तीज मतलब तृतीया तारीख है, धार्मिक मेला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाबा केसरिया का मेला ये कुरा बहटा गांव में लगता है, ध्यान दीजिएगा, गांव कुरा बहटा, और भादों में ये आयोजित होता है, धार्मिक मेला है। गुगा बाबा का मेला ये आपने पहले ही देख लिया है, और गांव कनीना, होडीना, नरनौल और महेंद्रगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहां इसका आयोजन होता है। इसके बाद देखिए, रामनवमी वाला जो है वो मौखता और बामनवास में लगता है। इसके बाद दशहरा है, तो नरनौल और महेंद्रगढ़ इसका क्षेत्र हो गया, धार्मिक मेला है। बाबा भिलाईनाथ का मेला जो है वो नांगल काढ़ा गांव में लगता है, और ये फाल्गुन महीने की जो 9वीं तिथि होती है उजले पक्ष की, उसमें आयोजित होता है। जिला रेवाड़ी को देख लेते हैं, तो दुल्हंडी मेला ये यहाँ भी लगता है, गोकलपुर क्षेत्र में, चैत्र की एक्कम में इसका आयोजन होता है, और ये पौराणिक मेला है। बाबा सूरजगिरी का जो मेला है वो खोरी में लगता है, चैत्र की एक्कम में, पौराणिक ये भी है। बाबा पीर का मेला ये धारू हेड़ा में लगता है, चैत्र बदी मतलब अंधेरे पक्ष की जो 14वीं तारीख है, धार्मिक मेला ये भी है। गुगा पीर का मेला ये बीकानेर में लगता है, और ये बीकानेर वो राजस्थान वाला नहीं है, ये हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में स्थित क्षेत्र है। इसके बाद आप देखें, इसमें भादों की जो 9वीं तारीख होती है कृष्ण पक्ष की, उसमें इसका आयोजन होता है, धार्मिक मेला ये भी है। दुर्गा माता का मेला ये टांगड़ी में लगता है, चैत्र की जो
उजले पक्ष की तारीख होती है 7, 8, 9, मतलब 7वीं, 8वीं, 9वीं तारीख, उसमें आयोजित होता है। बुद्धो माता का मेला ये कुतुबपुर में लगता है, चैत्र में लगता है, ये भी हर सोमवार को। भोली माता का मेला ये गोल चक्कर रेवाड़ी में लगता है, चैत्र की जो अंधेरे पक्ष की सोमवार की तिथि होती है उस पर। और बसंत पंचमी का मेला ये माघ महीने की जो पंचमी होती है उसमें आयोजित होता है। सरस्वती पूजा होती है, काठूवास में इसका आयोजन होता है, इसे हमने देखा। और भी मेले हैं, यहाँ आप देख सकते हैं भैरू जी का मेला ये बांसदूधा में लगता है, चैत्र और आश्विन दोनों में। महादेव जी का मेला ये सुनारिया ततारपुर में लगता है, फाल्गुन की जो 13वीं तारीख है। और शिवरात्रि वाला जो है वो फाल्गुन में लगेगा ही, धार्मिक मेला है ही है। खड़गवास, चिमनावास और कन्हौरी में इसका आयोजन होता है। दशहरे को अगर आप देखें तो रेवाड़ी इसका क्षेत्र है, आसोज की जो सुदी 10वीं है उसमें इसका आयोजन होता है। इसके बाद मसियानी जी जैन मंदिर जो है वहां पे मेला लगता है, ये रेवाड़ी वाला क्षेत्र है। मंगसर सुदी की जो 10वीं है उसमें इसका आयोजन होता है। बाबा सैयद का मेला या उनका जो उर्स है वो झोलरी में लगता है, ये धार्मिक है, सावन के महीने की जो 3री तारीख होती है उसमें इसका आयोजन होता है। रथ यात्रा का जो उत्सव है ये आषाढ़ वाले महीने में मनाया जाता है। और बाबा हजारी रेवाड़ी वाला जो क्षेत्र है वहां इसका आयोजन होता है। बाबा सच्चा साही का मेला यहाँ आप देख रहे हैं, ये गुरावाड़ा, यहाँ देखिए ये बाबा सच्चा साही गुरावाड़ा क्षेत्र में लगता है। ये फाल्गुन की जो बदी अमावस है उसमें इसका आयोजन होता है। अमावस तो बदी होगी ही क्योंकि वो कृष्ण पक्ष में ही पड़ेगी। तो यहाँ आप देखिए धार्मिक मेला ये है, देवी माता का बावल में लगता है, ये चैत्र में आयोजित होता है, महीना ही पर्याप्त है। दुर्गाष्टमी का मेला ये चैत्र की जो अष्टमी तिथि है उसमें आयोजित होता है, दुर्गा मंदिर रेवाड़ी में। और श्याम बाबा शोभा यात्रा जो है ये कायस्थवाड़ा रेवाड़ी में आयोजित होती है। सावन सुदी की जो 8वीं तारीख है धार्मिक मेला है। और श्याम बाबा छड़ी मेला जो है ये ब्रह्मगढ़ रेवाड़ी में लगता है, फाल्गुन की जो 9वीं तारीख है उसमें इसका आयोजन होता है। अब इसके बाद चंडीगढ़ राज्य के बारे में थोड़ी सी मतलब राज्य के तौर पे नहीं, राजधानी के तौर पे, वैसे तो ये केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन ये हरियाणा राज्य की राजधानी के तौर पे काम करता है। तो यहाँ अगर आप देखें तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये तो आपने सुन ही लिया। स्थापना की तिथि वही है 1 नवंबर 1966। और ये दोनों की संयुक्त राजधानी के तौर पे काम करता है, जैसे पहले काम करता था, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा दोनों। क्षेत्रफल इसका कुछ खास नहीं है, 114 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन काफी साफ सुथरा शहर है। और जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे पुरुष आबादी जो है वो 5,80,663 है, महिला आबादी जो है वो 4,74,787 है, और टोटल अगर देखें तो 10,55,450। सीमा यहाँ पे जो है ये सीगा लिखा हुआ है, सीमा होगा। तो जो बॉर्डर इसका है उसमें आप देखें उत्तर और पश्चिम में पंजाब है और पूर्व और दक्षिण में हरियाणा है, बीच में ये स्थित है। अब इसमें दशकीय वृद्धि दर की अगर बात की जाए और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में इसकी पोजीशन देखी जाए तो जनसंख्या के आधार पर केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में इसकी पोजीशन कौन सी है? 31वीं है। कुल जनसंख्या का मतलब पूरे इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें ये 0.008% का शेयर अपना लेता है। और 2001 से लेकर 2011 तक जो दशकीय वृद्धि दर यहाँ हुई है वो 17.2% है। लिंगानुपात 818 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। जनसंख्या घनत्व तो यहाँ अच्छा खासा है, काफी घनी आबादी है, 9,258 प्रति वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण जनसंख्या 2011 के सेंसस के हिसाब से कितनी है? वो काफी कम है, 28,991, यानी शहरीकरण यहाँ एकदम चरम पर है। और नगरीय आबादी जो है वो 10,26,459 है। नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज मैक्सिमम है, लगभग पूरा ही है, 97.25। और हवाई अड्डा चंडीगढ़ है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो यहाँ पर 1 है। और इसमें अगर आप देखें तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। इसका जो वास्तुकार है उसका नाम कार्बुजियर है। कृषि क्षेत्र कौन सा है इसमें देखते हैं। तो कृषि क्षेत्र जो है इसमें 1966 में करीब 5,441 हेक्टेयर था, अभी कम होता गया है। तो खेती का जो क्षेत्र है या खेत है वो तो सिकुड़ते ही जा रहे हैं। 1400 हेक्टेयर बचा है कुल मिलाकर। उद्योग धंधे जो है इसमें बड़े और मध्यम उद्योग यहाँ स्थित है, कुल संख्या उनकी 15 है। छोटे उद्योगों की संख्या तो अच्छी खासी है, 3,140। विश्वविद्यालय यहाँ कौन कौन से हैं? तो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ है और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये दोनों यहाँ पे कॉलेज है, मतलब एक मेडिकल कॉलेज हो गया और दूसरा यूनिवर्सिटी हो गई। ये हमने देखा। पर्यटन स्थल कौन कौन से हम यहाँ जा सकते हैं मतलब देखने के लिए? तो रॉक गार्डन है, रोज गार्डन है, सुखना लेक है, अभी हाल में चर्चा में थी। संग्रहालय यहाँ पे है, कला दीर्घा है, नगर संग्रहालय है, टावर ऑफ शैडो है, ज्यामितीय पहाड़ी संग्रहालय है। इसके अलावा लॉन्ग हट, नेपली फॉरेस्ट है, फिटनेस ट्रेल सेंटर प्लाजा है, इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम है और स्मृति उद्यान है। इसके अलावा लेजर वैली है, नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट्स है। इस प्रकार से बहुत सारे देखने लायक स्थल जो है वो यहाँ मौजूद है। इसके बाद आगे चलते हैं, चंडीगढ़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। तो चंडीगढ़ का शासन प्रशासक द्वारा चलाया जाता है, जैसा कि सभी जो यूटीज हैं उनमें होता है वैसे ही। पंजाब का राज्यपाल यहाँ का मुख्य प्रशासक होता है, पंजाब का राज्यपाल, हरियाणा का नहीं।
चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों प्रदेशों की राजधानी है और आधुनिक शिल्पकला के वैभव से संपन्न ये प्रदेश है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। फ्रांसीसी वास्तुकार था ली कार्बुजियर, उसके द्वारा इस पूरे नगर का नियोजन किया गया और वास्तु तैयार किया गया, जो कि अपने आप में अविस्मरणीय है। चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्र को 1 नवंबर 1966 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 25 सितंबर 2005 का दिन चंडीगढ़ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के तौर पे याद किया जाता है। क्यों याद किया जाता है? क्योंकि इस दिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क को उद्घाटन उसका किया था। मतलब यहाँ आप देख लीजिए, राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया था। और कृषि योग्य जमीन यहाँ आपने पीछे ही देखा है काफी कम है और धीरे धीरे उसका भी अधिग्रहण हो रहा है। तो कृषि क्षेत्र जो पहले 5441 था 1966 में, वो 2002 और 2003 वाला जो समय था अभी वो भी काफी बीती हुई बात है। तो उस समय घटकर मात्र 1400 हेक्टेयर रह गया था। अभी 20 साल बाद क्या स्थिति है वो देखने योग्य है। इसके बाद सिंचाई का प्रमुख स्रोत जो है वो गहरे बोरवेल हैं, ट्यूबवेल आदि हैं, जो कि किसानों के द्वारा लगाकर इस्तेमाल किए जाते हैं, सरकारी भी हैं। और मुख्य फसल यहाँ की गेहूं है, जो कि 700 हेक्टेयर में बोया जाता है। मक्का, सब्जियां, धान भी यहाँ पे उगाए जाते हैं। साइट्रस फल जो है, जो कि आपने हरियाणा राज्य के उत्पादन में देखे थे, वो यहाँ भी पाए जाते हैं। नींबू, आम, संतरा, इसके अलावा अमरूद, अंगूर भी उगाए जाते हैं। रेल, सड़क और विमान सेवा से ये बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। तो अर्बनाइज क्षेत्र है तो निश्चित रूप से इन सेवाओं से जुड़ा हुआ होगा। और यहाँ से गुजरने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो करीब 15.275 किलोमीटर लंबा है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। चंडीगढ़ में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं, लेकिन यहाँ पर जो सुखना झील है, जो कि 1986 में स्टैब्लिश होती है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य की हैसियत से काम करती है, जो कि 25.42 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। और 1998 में स्थापित सिटी बर्ड वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर है, जो कि 0.3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और चंडीगढ़ में बड़े और मझोले उद्योगों की संख्या 15 है, जबकि छोटे उद्योगों की संख्या 3140 है। 30,000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है और प्रतिवर्ष करीब 600 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा। तो यहाँ तक हमने हरियाणा राज्य के सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई एक फुल लिस्टिंग को कंप्लीट किया है। लिस्ट के माध्यम से आपने इतना सारा डाटा पर्याप्त मात्रा में देख लिया है कि इसमें से परीक्षा में जो मिलने वाली इंफॉर्मेशन है वो पर्याप्त होगी। तो इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप चाहे तो इस पूरे वीडियो में नोट कर सकते हैं। नोट करना आसान नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप बेहतर इसे पढ़ सकते हैं। बार बार रिवाइज करना ही एकमात्र इसका हल हो सकता है, क्योंकि इतने सारे फैक्ट आप एकदम से कंठस्थ नहीं कर सकते, ये किसी के लिए भी असंभव है। तो बार बार पढ़िए, यही एक तरीका है, वहां आप विकल्पों को पहचान लेंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।